ट्वेल्थ क्लास का है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, पहला लेसन है, 2021 का एडिशन है ये। और मानव भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र, देखो प्रकृति और विषय क्षेत्र उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, जितना बुक में दे रखा है उतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा है कि कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से नहीं शामिल है, तो वो थोड़ा बहुत देखा जाए। शुरुआत करते हैं कि आप भूगोल विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है वो आपने वो पढ़ी होगी। अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप इनकी अंतर्वस्तु को भी याद कर सकते हैं। इस अध्याय में बृहद रूप से, बड़े पैमाने के रूप में बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से करवाया था। उसमें ये भूगोल क्या है, मानव भूगोल में कितने हैं, सामाजिक भूगोल में कितने हैं, राजनीतिक भूगोल में कितने हैं, सामाजिक भूगोल के कौन कौन से हैं, निर्वाचन भूगोल किसका हिस्सा है, तो वो उसकी बात कर रहा है कि आपको इससे आपको परिचय करवाया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित है कि शाखाएं कौन कौन सी है और उसके उप विभाग कौन से हैं। यदि आप इस अध्याय को पुनः पढ़ेंगे तो आपको मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है ना, वो भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्याय क्षेत्र के रूप में कह रहे हैं कि आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको जो है मानव भूगोल का मुख्य विषय जो भूगोल है उससे संबंधित जो ज्ञान है वो ज्ञात हो जाएगा आपको। ठीक है, ये कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल कैसा है, समाकलनात्मक है, अनुभाविक है और व्यवहारिक है। ये क्वेश्चन हमारा लाइन के अकॉर्डिंग आ सकता है कि भाई भूगोल कैसा है, वो जो क्षेत्र विषय क्षेत्र को देखते हैं हम, तो वो है भूगोल जो है एक समाकलनात्मक है जो सभी चीजों को समाकलन कर लेता है, अनुभाविक है अनुभव के आधार पर है, और व्यवहारिक भी है। तो तीनों चीजें हमें हाईलाइट कर सकते हैं। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, भूगोल की विस्तृत जो है पहुंच है। ठीक है, और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज, जैसे काल को अकॉर्डिंग हम देखते हैं हर चीज परिवर्तन होता है, इसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को इस प्रकार देखते हैं, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति यानी कि भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की एक सूची बनाइए, क्योंकि शुरू का जो हमारा चैप्टर है यही तो है, प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ना है, और प्रकृति के साथ साथ मानव को भी हम पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं इसलिए। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, भौतिक भूगोल क्या करता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विषय के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ये कहता है कि एक तो होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में तो सिर्फ हम भौतिक पर्यावरण से संबंधित जो आसपास के जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं उनको ही पढ़ते हैं। और जब मानव का इसमें कोई उल्लेख नहीं हो रहा था तो फिर मानव भूगोल आया था, और मानव भूगोल के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज जो मानव से संबंधित जो जितनी भी परिघटनाएं हैं वो उनको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। मानव भूगोल के अंदर दोनों को संबंधित रूप से पढ़ेंगे, मतलब दोनों को मिलाकर। जबकि हम भौतिक भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों को पढ़ते हैं जो भौतिक पर्यावरण कहते हैं जिनको हम। ठीक है, आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। ये कह रहा है कि आपको ये पहले से पता होगा कि एक विषय हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये कह रहा है कि भूगोल जो है एक जो पृथ्वी की बात करते हैं वो मानव के घर है। ठीक है, आगे कोटेशन भी आएगी कि किसने कहा है कि एक तो कहेगा कि मानव मतलब पृथ्वी है जो मानव का घर है, तो एक कहेगा कि पृथ्वी है जो मानव का निवास गृह है। ऐसी दो परिभाषाएं आपके सामने हो सकता है इस चैप्टर में आए, नहीं तो लास्ट में इसको बताएंगे इसके बारे में ना। ठीक है, इन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया। द्वैतवाद के जनक कौन है, वारेनियस, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो द्वैतवाद आया। इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतीकृत या नोमोथेटिक, यानी कि एक ही नाम है ये, नियम की बात कर लें या सिद्धांत की बात कर लें या नोमोथेटिक की बात कर लें। एक तो ये हो सकता है एक विषय के रूप में, एक हो सकता है विवरणात्मक जिसको भावात्मक चित्रात्मक भी कहा जा सकता है इंग्लिश में इसको,
ईडियोग्राफिक कहेंगे हम। तो ये दो शब्द हैं, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इनके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागमों के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वेद द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं जो इन्हें सम आ रही है अब सर। आई है सर। ठीक है, मैं एक बार मैं दोबारा हाँ हल्का सा जस्ट ले लेता हूँ पीछे से, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये कह रहा है क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, क्योंकि मानव और प्रकृति को हम क्या अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रकृति को पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मानव को पढ़ना पड़ता है। मानव भूगोल पढ़ रहे हैं ना हम, तो मानव भूगोल आया इसीलिए क्योंकि जब आप प्रकृति प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, मानव के बारे में उससे पढ़ ही नहीं रहे थे, उन संबंधों को नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए तो मानव भूगोल आया था। तो ये कह रहा है समग्रता से देखा जाना चाहिए दोनों को। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। ये कह रहा है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे मानव के शरीर को पढ़ते हैं, उसके भी कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब भौतिक को पढ़ रहे हैं तो मानव को पढ़ना जरूरी है। बिना भौतिक और मानव एक दूसरे का अगर समग्रता नहीं होगी ना, तो ये लगा लो कि आप उसको प्रॉपर अच्छा समझ ही नहीं पाओगे चीजों को। तो इसीलिए मानव भूगोल आया है। अब ये जी वो सर नोमोथेटिक, और वो सर उसमें क्या क्या बताया, किसने बताया था वो बात नहीं बताई आपने। सर इसके बारे में एक बार हाँ मैं आपको बताऊं। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जो अगर ये बात करेंगे नोमोथेटिक जो है, जब हॉटसोन की बात करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे कुछ हम वीडियोग्राफी वगैरह ये चीजें। लेकिन अभी क्या है कि हम जैसे जो एनसीईआरटी में है ना सर, उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी मानव का निवास गृह और मानव का घर कहा है कांट ने, मानव का निवास गृह वो कहा है रीटर ने। अब ये चीजें इसमें नहीं दे रखी, मैं इसलिए अभी आपको ज्यादा नहीं करना चाहता डिस्टर्ब, क्योंकि पहले एनसीईआरटी में जो चीज लिखी हुई है ना सर, पहले उसको हम एक बार कवर कर लेते, फिर इसमें जो मुख्य मुख्य ये चीजें होती है लास्ट में। जी सर। ये वो जरूरी है सर, नोमोथेटिक बाकी तो नोमोथेटिक वाला पूछ लिया मैंने तो, कि किसने बताया, बस ये बता देते। हाँ इतना ही हॉट सोन ने भी प्रयोग किया है इसका नोमोथेटिक का। हम जब बात करते हैं आगे, अगर हम हॉट सोन को पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, उन्होंने ये दो चीजें दो शब्दों का प्रयोग किया है, नोमोथेटिक और ईडियोग्राफिक। तो उस तरीके से हाँ, जैसे हमारा चैप्टर हो जाएगा ये एक बार हम पूरे चैप्टर के बारे में पूछते भी हैं। शायद विजय कुमार पूछ रहे हैं, शायद आप अभी इस जुड़े हो, अभी आप पहली बार शायद, मैंने पहले नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार सर जैसे हम चैप्टर है ना, जो चैप्टर में एक एक लाइन जो दे रखी है फिलहाल हम उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सर एनसीईआरटी भी तैयार हो जाए। और जैसे ओके इससे ओके समझ सर, कोई चीज। चलो चलो जी सर। कंटिन्यू करो। जी सर। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती है, अब ऐसा पूरा चैप्टर होता है ना सर, उसमें बहुत सारे। अब जैसे मैं अब देखो हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। चैप्टर तो यहाँ से चालू होता है हमारा, भाई हम जिसको पढ़ रहे हैं उसका जन्मदाता तो पता होना चाहिए, और फिर आधुनिक जन्मदाता कौन है। ठीक है, फिर इसके सिद्धांत वगैरह, जो इससे सिद्धांत इसमें नहीं दे रखे, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन सर पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो एनसीईआरटी में जो चीज लिख रही है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको कोई भी डाउट होगा हम सब मिलके एक दूसरे से वो चीजें कर लेंगे क्लियर। ठीक है सर। जी सर। अब हम ओके सर। जी सर अब हम पढ़ेंगे। हम सामान्य पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद को प्रोथ जिसको नासिका कहते हैं, जल डमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम पृथ्वी को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जैसे तू ये कह रहा है कि पृथ्वी का जो रूप है वो जैसे तूफान की आंख के रूप में देख सकते हैं, नदी के मुख के हिसाब से देख सकते हैं, हिमनद की जो नाशिका है उसके हिसाब से देख सकते हैं, जल डमरू की ग्रीवा को देख सकते हैं, और मृदा की परिच्छेदिका को देख सकते हैं। तो ये चीजें एक कल्पना की गई है कि भाई इस चीज तरीके से हम इस चीज की एक कल्पना की है। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। ये कहता है कि जिस तरीके से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं इसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं, हम गाँव में अलग चीजें देखें उसका वर्णन करेंगे, तो नगरों में अलग तरीके से इन जीवों का जो वर्णन करते हैं हम। ये कहता है कि जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करता है। अब जो जीवित जीव, जब जीव की आपकी संबंधित कोई चीज आएगी तो रेड सेल से संबंधित चीज आएंगी, वो जर्मन भूगोलवेता है। तो ये क्या है कि जीव के रूप में कुछ चीजों को ये बताते हैं इस तरीके से। फिर कहता है कि सड़कों, रेल मार्गों,
जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण धमनियों के रूप में जाना जाता है। वैसे हम पढ़ते हैं कि जो परिसंचरण धमनियां जो हमारे शरीर में होती हैं, उसी तरीके के हमारे जो विकास के लिए आप देखते हैं रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, ये चीजें धमनियों की तरह कार्य करती हैं। ठीक है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतना जटिलता के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम जो ये चीज पढ़ रहे हैं सर, हमने जैसा हम देखते हैं जो मानव भूगोल का जब विकास हुआ है, और हम पढ़ते हैं कि भाई मानव भूगोल के पहले तो आपको मैं अभी बात चल रही थी कि मानव भूगोल के जो पिता है वो रेट जेल को माना जाता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है, वो भी रेट जेल को ही माना गया है। ठीक है, दो चीज हो गई। तीसरी बात है रेट मतलब मानव भूगोल क्यों आया है, क्योंकि पहले प्रकृति की ही बातें चल रही थी, मानव का कहीं ना कहीं उसमें संबंध जोड़ा ही नहीं गया था, इसलिए मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बारे में जो ये चीजें बताई है कि भाई एक दूसरे से वो चीजें, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भाई तूफान की आंख, कहीं ना कहीं मानव से उसको एक रिलेट किया गया है कि भाई जैसे मानव की एक आंख होती है, ऐसी पृथ्वी की वो आंख तूफान को मान सकते हैं हम, नदी का मुख, ऐसी इस तरीके से वो चीजें बताई गई है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है ना, जो हर बार इस जो आगे ग्राफ आया है, मतलब बॉक्स आया है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आएगा। तो एक बार रेड जेल का आता है, एक बार शैंपेन का आता है, सैंपेल का। पिछली बार रेड जेल का आ गया, तो उससे पहले सैंपेल का आ गया था। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, परिभाषा जो दी गई है बॉक्स में, इसको पढ़ते हैं हम। तो आप हमें इसमें मोटा मोटा तीन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक तो हम पढ़ेंगे रेड जेल के बारे में, एक पढ़ेंगे हम एलन चर्चिल सैंपल के बारे में, एक पढ़ेंगे पाल विडाल डी ला ब्लास के बारे में। ये परिभाषा क्या देते हैं? जो रेड जेल जी हैं वो क्या कहते हैं, मानव भूगोल क्या है, वो कहता है कि मानव समाजों और धरातल के बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब आपको दो शब्द याद करने हैं, मानव समाज और धरातल। इनके बीच अगर कोई संबंध की बात करता है तो सिर्फ कौन है, रेड जेल है। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज सैंपेल को लेकर और इसको लेकर केवल हो जाता है। तो मानव समाज और धरातल, ये दो शब्द यूज किए हैं रेड जेल ने। और किसको कहा है, संश्लेषित पे इसने जोर दिया अधिक। उनको संश्लेषित करना, एक तो होता है विश्लेषित, मतलब अलग करना, एक जब हम किसी चीज को विश्लेषण करके पढ़ते हैं अलग अलग करके, और एक होता है संश्लेषित, जोड़ के पढ़ते हैं जब किसी चीज को इस तरीके से। तो इसमें नीचे भी लिखा गया है कि ऊपर दी गई परिभाषा जो है संश्लेषण पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड वाली जो परिभाषा है वो है एलन चर्चिल सैंपल, जिसको शॉर्ट में एलन सी सैंपल कह देते हैं हम। ये किस पे जोर देता है, ये कहती है मैम, ये शायद मैडम ही है, श्रीमती है। ठीक है, ये कहती है कि अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है। वैसे हम भी देखते हैं दो गति है हमारी, परिभ्रमण और परिक्रमण, तो स्थिर तो है नहीं, सही बात करिए। और क्रियाशील मानव, इसकी जगह चंचल मानव भी यूज ले लेती है ये शब्द को, कि भाई क्रियाशील मानव या चंचल मानव, ये शब्द भी आ सकता है। जब आएगा ना कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव, या आएगा अस्थिर पृथ्वी या क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन कौन करता है। तो ये मानव भूगोल में किया जाता है। किसने दी है परिभाषा, ये एलन चर्चिल सैंपल ने दी है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो गई, दो हो गई। अच्छा, ये किस पे, गति पे काम कर रही है, देखो मतलब अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव, इसका मतलब गति पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने। इसलिए नेक्स्ट लाइन जो ये बोल रखी है कि सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है इसमें। अगर हम गत्यात्मक, क्योंकि गति को ज्यादा यूज किया इसने। ठीक है, तीसरी परिभाषा हमारी क्या है, तीसरी परिभाषा कहता है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कुछ जैसे कारक होते हैं, जैसे भौतिक नियम होंगे, और तथा इन पर रहने वाले जो जीव हैं उनके मध्य जो संश्लेषित अध्ययन है। दो चीज हो गई, एक तो हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, और एक हो गए यहाँ पर जीव जो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं जो जीव, इनके मध्य आपस में संबंध। इनकी बात करेगा तो कौन आ जाएगा, पालविडाल डी लब्लास। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि नवीन संकल्पना के तौर पर इन्होंने एक चीज बात और कही है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नवीन संकल्पना को प्रस्तुत कर दिया इन्होंने, कि भाई अब धीरे धीरे हम देखो, आप पहली परिभाषा में क्या जोड़ा आपने, मानव को धरातल से जोड़ा। मैंने आपसे कहा ना कि मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेशल हम भौतिक को नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल हम मानव को नहीं पढ़ेंगे, जबकि दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे, वही चीज कही है। दूसरा क्या कहा है, एलन चर्चिल सैंपल ने क्या कहा है कि अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी की बात की है, और फिर क्रियाशील मानव, दोनों को जोड़ा है, आपस में संबंध की बात की है। तीसरा भी क्या कहा है, भौतिक नियम और जीवों को मध्य। ये अगर आपके कीवर्ड हैं आपकी तैयार, तो आपकी परिभाषा कभी गलत नहीं होगी। और हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जामिनर जब भी इसको बुक को उठाता है तो उसकी नजर यहीं पे जाती है सबसे पहले।
इसलिए तो आपकी मुझे लगता है आई थिंक कि हो चुकी होगी ये चीजें तैयार आपकी, पहले भी आप इन चीजों के बारे में जानते हो, मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें बताई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे इसमें मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। अब मानव भूगोल के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। देखो वही चीज कह रहा है कि जो मानव भूगोल की प्रकृति है ना, वो दोनों का हस्तक्षेप होगा, दोनों का संबंध होगा आपस में। भौतिक पर्यावरण और मानव जनित जो भी सामाजिक है सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंध अंतर संबंध होंगे, उनके अध्ययन पर परस्पर क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, मतलब उनके बारे में अध्ययन करेगा। आप अपनी कक्षा 11th की पुस्तक में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। हमने देखो जब भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत वाली बुक पढ़ी थी 11th क्लास की, उसमें हमने मानव का जिक्र ही नहीं किया। हमने जब भी चाहे कोई भी चीज पढ़ी हो, चाहे हमने कोई स्थलाकृतिक पढ़ी हो, हमने चाहे आंतरिक स्थलाकृतियां पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, हमने सिर्फ मानव की बात नहीं की। तो ये कहता है कि वो हमने पढ़ लिए, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। बिल्कुल सही बात है। ये जितनी भी हम चीजें पढ़ लिए पहले, मतलब बता रहे हैं कि भू आकृति है, चाहे मृदा है, चाहे जलवायु है, ये क्या है, विविध प्रकार के क्या है, कुछ अलग से, जैसे मान लें हम देखते हैं वनस्पति वगैरह है, ये सारी चीज विविध प्रकार के हैं, प्राणी जात है, अलग तरह की वनस्पतियां हैं, इस तरीके। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? क्योंकि कुछ भौतिक पर्यावरण को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, भौतिक को, फिर भौतिक अंतर फिर मानव को बांट देते हैं, ऐसे अलग तरीके से हम भूगोल पढ़ा है पहले भी। ये कहता है कि जो अलग अलग प्रकार से मानव ने बांट दिया, जैसे गृह, गांव, नगर, सड़कों एवं रेल का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। मतलब भौतिक जो पर्यावरण है ना, उन्हीं का इंसान ने संसाधन के रूप में प्रयोग किया है। जिस चीज को जिसके रूप में किया गया है वो वही संसाधन बन गया। जैसे हम देखते हैं अब सड़क हम बना लेते हैं, रेल मार्ग, कहीं घर बना लेते हैं, कहीं नगर बना लेते हैं, कहीं खेत बन गया। अब वो जब हमारे लिए संसाधन का रूप अलग अलग हो जाता है, और ये आगे परिभाषा भी आती है, हम पढ़ते हैं कि भाई संसाधन होते नहीं, वो बनते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और जो भी चीज इंसान के काम आ रही है, और हालांकि इंसान भी इंसान के काम आ रहा है, ये भी अपना अपना संसाधन है। जब तक वो चीज हमारे काम आ रही किसी भी रूप में, वो हमारे लिए संसाधन का काम करती है। तो वही चीजों के बारे में ये बताते हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। ये कह रहा है कि जो भौतिक पर्यावरण है मानव द्वारा बड़े स्तर पर परिवर्तित कर दिया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। देखो हम आगे पढ़ेंगे, निश्चयवाद पढ़ेंगे, संभववाद पढ़ेंगे, नवनिश्चयवाद पढ़ेंगे। वही तो बात कहता है कि भाई निश्चयवाद पहले किसको मानता है, प्रकृति को मानता है। फिर संभववाद क्या कहता है कि भाई प्रकृति कुछ नहीं, मानव है जो कुछ है। फिर नवनिश्चयवाद आएगा कि नहीं, दोनों का मिला जुला रूप है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि मानव ने क्या है कि इसको बहुत प्रभावित किया है। क्योंकि पहले हम यही मानते थे, क्योंकि जब पहले प्रकृति में कोई भी घटना होती थी, ये सोचते थे कि यार प्रकृति मतलब यही है, सर्वे सर्वा। तो फिर बाद धीरे धीरे हर चीज परिवर्तन आया। तो इस प्रकृति को पढ़ रहे हैं हम कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है, मानव इसकी क्या, मानव भूगोल की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसमें मानव का प्राकृतिकीकरण और प्रकृति का मानवीकरण। भाई मानव का तो क्या हो गया, प्राकृतिकीकरण, और प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण। मतलब एक दूसरे से जुड़ रही है चीजें। भाई प्रकृति, जो मानव था वो कहीं ना कहीं स्पेशल सारे काम नहीं कर सकता। कई जगह क्या है कि प्रकृति को भी ऐसा रखना पड़ता है कि हाँ भाई प्रकृति भी कोई चीज है। क्योंकि आप जब तक मतलब अति हो जाएगी ना किसी चीज की, फिर वो खतरनाक हो जाती चीज है। तो हम देखेंगे मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, समझ गए। तो जैसे हम बता रहे थे आपको कि जैसा हम पढ़ रहे थे, एक तो निश्चयवाद और एक संभववाद, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। मनुष्य अपना जितना भी ज्ञान, उसका प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से क्या करेगा, भौतिक पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो क्या तो उत्पन्न कर रहा है, क्या निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और किन तकनीकों की सहायता से
उनका उत्पादन और निर्माण करता है। मतलब हम आज के टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी देखते हैं, कोई भी चीज, अगर एक पर्वत के अंदर अगर हम सुरंग बना लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी का तो हमारा है कि भाई हमने उस चीज को बना लिया। तो ये कह रहा है कि आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उत्पन्न कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ, ये है कि उनमें उपकरण कौन से प्रयोग किए आपने। ठीक है, इसका मतलब हम प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। किसी भी समाज को अगर हम देखेंगे, वहां का जो सांस्कृतिक विकास है, वो किसको जोड़कर देखेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी, कि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी कैसे है। जैसे हम देखते हैं किसी किसी देश में जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, भाई जैसे जापान देश है, उसके पास खुद के संसाधन थोड़ी है, वो तो बाहर से मंगवाते हैं। जैसे कोई कच्चे रूप में कोई चीज को, फिर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, देखो। तो वो चीजें हैं। ठीक है, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। पहले मानव ने प्रकृति को समझा है, उसके बाद ही अपनी जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसका विकास कर पाया है। क्योंकि प्रकृति को नहीं समझे हुए तब तक हम एक चीज, फिर अति हो जाएगी ना कोई चीज, वही तो है। तो समन्वित रूप के लिए पहले उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरणार्थ हम एक चीज देखते हैं कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। भाई जब घर्षण हुआ, उससे एक ऊष्मा हुई और उसी से हमारी अग्नि की खोज हुई। इसी प्रकार डीएनए, ठीक है, और आनुवांशिक के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। क्योंकि डीएनए वगैरह, इन चीज बीमारियों वगैरह के बारे में, आनुवांशिक रहस्यों के बारे में हमने, आज जो इंसान देखते हैं, इतनी हॉस्पिटल वगैरह खुल गई, छोटी मोटी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, वो चीजें पहले इंसान ने सीखा ही चीज होती किस तरीके से, क्या कंडीशन है। ये कहता है कि अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। पहले हमने पर्यावरण को पढ़ा, अच्छे से वातावरण को पढ़ा, कि पवन किस तरीके से गति करती है, किस तरीके से नहीं। तभी तो हमने वायुयान का किया है। अगर हमें इसका नॉलेज नहीं होगी तो हम वायुयान कैसे कर लेते, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर लेते। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान जरूरी है हमें टेक्नोलॉजी के लिए। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। अब जैसे हम देखते हैं कि कहीं गर्मी हो रही है, अब गर्मी हो रही है तो हमने एसी चालू कर लिया, एसी इंसान ने बना लिया, तो कहीं ना कहीं उन बंदिशों को कम कर रहा है ना भाई। वैसे तो गर्मी लगती है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुविधा कर ली, तो वो चीजें हैं, उन बंदिशों को कम कर देता है जो पर्यावरण की। पर्यावरण ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की आरंभिक अवस्था में, जब पर्यावरण की हम बात करते हैं, उसमें जो क्रियाएं होती हैं, उसकी भी कौन सी अवस्था, शुरू की जो आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। मतलब निश्चयवाद की बात कर रहा है कि प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया था। जब शुरू में मानव को ज्यादा नॉलेज नहीं थी किसी चीज की, तो उसने सोचा जो प्रकृति कर रही है, इसका मतलब यही है। कई बार जब बताते हैं कि जब कहीं तूफान वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फलाने ये चीज हमसे नाराज हो गई, ये चीज, तो वो प्रकृति को ही मानते थे पहले हम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस टाइम टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम थी, और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मतलब आदिम मतलब प्राचीन काल जो हम देखते हैं, जब इतनी समझ नहीं थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण या निश्चयवाद कहा जाता है। क्या हो गया, जिसमें प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति ही सारे काम कर रही है। ठीक है, इसका मतलब वो है पर्यावरणवाद, जिसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद। फिर क्या होगा, प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मानव की कल्पना कर ली। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, डर जाता था वो, और उसकी पूजा करता था। पहले हम देखेंगे ज्यादातर, आज भी वो चीज प्रचलन में है, खैर एक धार्मिक भावना अलग चीज है, हम इसको भूगोल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे अब देखते हैं पेड़ पौधों को भी, हर चीज को पूजते हैं, आज भी देखते हैं हम, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कंडीशन है। तो वो कहाँ से चली आ रही है, परंपरा बहुत प्राचीन चली आ रही है। क्योंकि प्रकृति को कैसे माना है, पहले इंसान ने सर्वसर्वा माना है कि प्रकृति सब कुछ है, इसलिए आज भी हम देखते हैं प्रचलन में है चीजें। तो इस टाइम क्या है कि इंसान उनकी पूजा करता था। ठीक है, फिर इसमें एक कहानी के तौर पे बताया गया है मानव का प्राकृतिकीकरण कैसे हुआ है। एक कहानी बताई गई है किसके अंदर, एक इस ग्राफ के अंदर। इसको पढ़ने से पहले शायद, हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। मानव का प्राकृतिकीकरण कैसे हुआ, मतलब मानव जो है वो निश्चयवादी कैसे बन गया, पर्यावरणवादी कैसे बन गया, उसको बताते हैं।
एक बेंदा नाम का कोई है, कुछ व्यक्ति होगा, वो मध्य भारत के अबूझ मांड के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। एक बेंदा नाम का एक व्यक्ति है या बच्चा है कोई भी, वो क्या करता है कि वो कहाँ रहता है, ऐसे जंगलों में रहता है मध्य भारत में, ये अबूझ मांड क्षेत्रों में, ठीक है, जहां भी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहता है कि उसके गांव से तीन, उसके गांव गांव में तीन झोपड़ियां हैं, कितनी, तीन, जो जंगल के बीच में है, ठीक है। यहाँ तक कि पक्षी और आवास कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है भी यहाँ दिखाई नहीं देते। मतलब वहां आवारा चीजें भी नहीं, कुत्ते वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए पेंडा, मतलब ये कोई वन है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, कुल्हाड़ी लिए हुए पेंडा का संरक्षण करता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो इसका क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए पेंडा वन का क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, ठीक है। जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है, बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। मतलब जो स्थानांतरित कृषि उसके बारे में बता रहा है। ये कहता है कि राख का उपयोग मृदा का उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। इसके चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न हो जाता है। देखो अच्छे अच्छे फूलों को देखा, वो खुश हो गया, बेंदा नाम का जो व्यक्ति है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, उन्होंने बचपन से ही इन्हें आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है कि मैं भी इसका अंग हूं, इस ब्रह्मांड का। विसर्पी गति से पेंडा को पार करते करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। मतलब ये पेंडा जो शब्द किया है वनों के लिए किया गया था, अभी हम पढ़ रहे थे, जो वनों को इनको पार करते हुए कहाँ चला गया, वो नदी को पार करता है, ठीक है। ये कहता है कि पार करता है, और जैसे ही वह चुल्लू भर जल जैसे लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता है। फिर वो प्रकृति को धन्यवाद करता है कि भाई मेरी प्यास बुझ गई। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंद मूलों को चबाता है, मतलब खाने के लिए, ठीक है। लड़के वन से गजहरा और कुछ ला का संग्रहण करते हैं, कुछ जैसे फल है वहां के, उनको ये कर लेंगे, वन के कुछ चीजें होती हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करते हैं कि वन की आत्मा दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। मतलब ये जो जड़ी बूटियों की बात कर रहा है, वो जिस पहले मनुष्य जड़ी बूटियों से इलाज करता था, ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। और वस्तु विनिमय का हम देखते हैं, जो आज भी जोगिराड़ का एक मेला लगता है पश्चिम साइड, तो वो ऐसे वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है और अपने बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाता था। वह चाहता है कि काश उनके अधिक ध्यान पूर्वक सुना जाए उन्हें। अचानक पत्तों से गड़गड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं और इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवासी गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे, मतलब पत्तों के पीछे क्या हो जाता है, दृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। मतलब इसमें सारी जो स्टोरी बताई गई है वो प्रकृति को सर्व सर्व माना है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्यास भी वही बुझा रही है, हमें खाने पीने के लिए वही चीज दे रही है, हमारी सुरक्षा भी वही कर रहा है। तो प्रकृति के बारे में अभी मानव को कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। अब हम इसके बाद में जो संभववाद पढ़ेंगे उसमें मानव का हस्तक्षेप आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स की कथा, मानव का प्रकृतिकरण। आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर में प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल है, ठीक है भाई, प्रकृति अपने आप में शक्तिशाली बल है, पूज्य है, सत्कार है, योग्य है तथा संरक्षित है। सतत पोषण के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण जो है माता प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। मतलब जैसे आज भी हम देखते हैं आदि मानव समाज वहां जंगलों में रहते हैं, उनके लिए आज भी भौतिक पर्यावरण ही सब कुछ है, उनको लगता है वही चीजें हैं, ठीक है। समय के साथ लोग पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और
अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। वे अभाव की वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई जब हमने इतनी चीजों को संसाधनों के रूप में हम मान रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ नई नई संभावनाएं हो रही है। ठीक है, मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। जो मानवीय क्रिया है वो सांस्कृतिक भूदृश्य क्या कर रही है, रचना कर रही है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम और विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदान वे तरंगिक पहाड़ियों में चारागाहों और तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद नाम दिया था। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका क्या करता है, उपयोग करता है। तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। क्या हो गया, मानवीकरण हो गया और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगी। मतलब ये हो गया कि पहले प्रकृति को सब कुछ मान रहा था, वो अति हो वो भी अतिवाद है अपना आप में। भाई सब कुछ एक पर ही डिपेंड है तो इसका मतलब वो अतिवाद है। अब संभववाद की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है हम टेक्नोलॉजी लेके आए तो मानव ये समझेगा कि सब कुछ ही मानव कर सकता है, जिसको संभववाद कहते हैं। ये भी एक अतिवाद है क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ मानव ही कर सकता है, प्रकृति का कुछ काम नहीं है। तो दोनों चीज अतिवाद हो गई ना। अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई दोनों का मिला जुला रूप, जो नव निश्चयवाद पढ़ेंगे जो टेलर साहब ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने, वो दोनों का मिला जुला रूप कहेगा कि भाई ठीक है इस तरीके से। आप ज्यादातर इन चीजों को पढ़ चुके हो पहले। अब एक स्टोरी इसमें दी गई है कि भाई प्रकृति का मानवीकरण कैसा हो गया। प्रकृति अब मानव के रूप में, मतलब मानव पर आधारित होगी, मानव जैसा करेगा उसको। और बात ये भी सही है कि मानव ने बहुत कुछ देखो बदलाव किए हैं, लेकिन वो अतिवाद कुछ ज्यादा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार जो नदी के जो क्षेत्र होते हैं, अब खैर बहुत सारी जगह नदी नहीं आ रही है, वहां पे लोगों ने होटल बना ली, बड़ी बड़ी घर बना लिए। लेकिन जब प्रकृति अपने उसमें आती है, अपने प्रचंड तरीके से आती है, तो फिर वो घर होटल सब खत्म हो जाते हैं एक झटके में। तो इसीलिए तो कहते हैं कि दोनों का समन्वय जरूरी है। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी ज्यादा करोगे तो फिर प्रकृति आपका विनाश संभव कर देगी, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होगा, फिर वो चीजें हैं। तो अब वैसे हम तो पढ़ेंगे। अब जी तक सर। ना दो शब्द आए हैं। एक तो है मनुष्य का प्राकृतिकीकरण। जब हम्म। मनुष्य हर चीज का प्रयोग करता है प्रकृति में, हवा का प्रयोग करता है तो वो प्रकृति को धन्यवाद देता है, उसको खाने के लिए मिलता है तो वो करता है, परंतु वो अभी संग्रह नहीं कर रहा उसका। ऐसा नहीं है कि सारे जंगल की लकड़ियां उसने एक जगह इकट्ठा कर ली। वो बस उतनी ही चुन के लेके आता है जितना उसको जरूरत है। और वो कहता है कि मैं प्रकृति में जन्म लेता हूँ, प्रकृति मेरा पालन करती है और प्रकृति में मैं एक दिन विलीन हो जाऊंगा। तो वो मनुष्य का प्रकृतिकरण है। जैसे किसी इंसान का परमात्मा के प्रति लीन होना, तो वो उसका अध्यात्म है उसका, वो उसके प्रति लीन हो जाता है। तो वैसे ही वो प्रकृति के प्रति लीन हो गया। दूसरा एक शब्द कहता है कि मानवीकरण, इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है पर्सोनिफिकेशन। तो वो पर्सोनिफिकेशन ये कहता है कि जैसे मनुष्य क्या करता है कि जैसे चांद सा रोशन चेहरा, मतलब वो चांद जैसा नहीं है, फिर भी उसने किसका प्रयोग किया, उसने जो उपमा दी ना वो चांद की दी। और चांद किसका है, प्रकृति का है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में तो एक छोटी सी गुड़िया आई है, बिल्कुल पंखड़ियों जैसी, फूलों जैसी, नाजुक। तो बेटी के जन्म के दिन पर क्या करता है, वो प्रकृति का वो जो उपमा है ना किसी एक चीज की जिसको वो कोमल मानता है। कोमल तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक भाग में भी है। चट्टानों जैसी कठोर है, तो जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल तो बहुत ज्यादा कठोर है, पत्थर जैसा कठोर है। तो वो क्या है कि प्रकृति का मानवीकरण हो गया, प्रकृति को वहां जिंदा रूप में दिखाया गया है। आदमी के हृदय को पत्थर जैसा बताया गया है। और हृदय क्या करता है, हृदय पंपिंग करता है, चलता है, यानी कि चलता है यानी कि वो पंप करता है, तो वो हलचल करता है, परंतु पत्थर हलचल नहीं करता। परंतु वहां पर क्या किया गया, पत्थर को भी हलचल करते हुए दिखाया गया। किसमें, जब वो जिस शब्द के साथ में पर्सोनिफिकेशन हुआ है उसका। तो यह है प्रकृति का मानवीकरण। उसके अलावा था प्रकृति मानव है वो प्रकृति की। एक शब्द है संभववाद। संभववाद ये कहता है कि चारों ओर संभावनाएं हैं। आपको ग्लेशियर मिले तो ग्लेशियर का उपयोग करो, आपको नदियां मिली है तो नदियों का भरपूर योग करो। कितना करना है उस पर आप छोड़ दो प्रकृति पर, वो अपने आप इसका भरण पोषण कर लेगी। आप तो जितना इसका यूज कर सको ना उतना कर लो। तो ये क्या करता है संभववाद, चारों तरफ संभावनाएं संभावनाएं बताता है वो। और वो कहता है कि प्रकृति का जितना दोहन हो सके उतना कर लो। जैसे वो क्या कहता है कि मनुष्य ने खेत बना लिए, पहले तो सारी खेती होती थी, जंगलों से चुन के लेके आता, परंतु मनुष्य ने खेत बना लिए,
फल मिलते थे उसको दूसरे तीसरे वन में जाकर कहीं जगह पर अलग अलग प्रकार के, परंतु उसने फल के उद्यान लगा लिए, सारे फल के पौधों को उनके बीजों को इकट्ठा कर लिया, रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिए, ठंडक शीतलक तैयार कर लिए, इसके अलावा उसने वायुयान तैयार कर लिए पहुंचने के लिए, जलमार्गों को पार करने के लिए उसने नदियों में बांध बना लिए, इसके अलावा उसने क्या किया, पानी को रोककर झीलें बना ली, कृत्रिम थी, उसके अलावा मानव निर्मित झीलें होगी। तो कुछ संभववाद के नाम है, तो थोड़े से कुछ कुछ शब्द है जो सर बता रहे हैं, उसके हिसाब से क्या है, मुख्य मुख्य शब्दों को थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाना बस, बाकी तो सारी कहानी आपके सर है वो अच्छी तरह से बता ही रहे हैं। हाँ जी सर। जी सर, अब हम जिसमें एक बॉक्स दे रखा है मानव को प्रकृतिकरण, मतलब इसमें यही चीज बता रहा है कि इसकी स्टोरी को आप पूरे मत पढ़ो चाहे सर, ये सब हम नॉर्मल देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति है जो अंधेरे में भी चल रहा है कार को लेकर, किस तरीके से भाई अंधेरे में चल रहा है लेकिन उसके साथ उस लाइट का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, एक नॉर्मल देखते हैं। हम अंधेरे में भी आज कहीं जा सकते हैं अपना टॉर्च लेकर। दूसरे जैसे हम कहते हैं कि सर्दियां हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं भाई अपना अलग अलग उपकरणों की टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ये लगा लो आप। जैसे आप देखोगे कि जहाँ बर्फीले इलाके वहां पर जो अपने गिलास शीशे होते हैं इनके कुछ घर बना लिए जाते हैं, जो रोशनी वहां से आती है ना सूरज किरणें, वो उसका अंदर आ तो जा ली जाती, वापस नहीं जाती। जो हम पढ़ते हैं कि भाई प्रत्यक्ष किरणों के लिए जो शीशा होता है वो पारदर्शी होता है, लेकिन जो वापस जो लौटती है जो दीर्घ तरंग है उनके लिए वो अपारदर्शी होता है शीशा। तो वो अलग 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 चीजें हो गई। तो टेक्नोलॉजी की सारी बात करेगा इसमें। चाहे हम देखते हैं कि वायुयान के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, टेक्नोलॉजी का देखते हैं हम, जैसे टीवी के माध्यम से तुरंत सूचना को पता चल जाता है, मोबाइल से देखो थोड़ी देर बात हो जाती है। तो उन चीजों के बारे में ये बात करेगा इसमें पूरे इसमें देखेंगे बॉक्स में। आगे हम इस बॉक्स की नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बॉक्स के बाद की बात है ना। ये कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है। यह प्रौद्योगिकी विकास के कारण ये ये ट्रांडहाइम के लोग, एक शहर जिसकी स्टोरी बताई गई उसके बारे में बताया, उन जैसे अन्य प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों की विजय पाने के सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टियों को आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग तरीके से। मतलब उसमें जितनी भी चीजें बताई गई ना कि वो एक शहर है, उसमें क्या है अधिक बर्फ है, और अधिक बर्फ में किस तरीके से इंसान टेक्नोलॉजी से किस तरीके से इस्तेमाल कर, वो सारी स्टोरी में बता रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, वो संभव था। अब हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर के बारे में। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत कर दी जो दो विचारों निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच का एक नया रास्ता निकाल दिया, जिसको हम कहते हैं नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ। रुको और जाओ ये लिया गया है, जो हम देखते हैं जब रेड लाइट पे जाते हैं ना हम, जैसे मान चौराहे पर देखते हैं, तो जब येलो कलर की हो गई तो हमें धीरे धीरे रुक जाना है, फिर ग्रीन होगी तो हम चल देंगे, रेड होगी तो रुक जाना है। तो उस तरीके से उससे इसकी कल्पना की गई है, तुलना की गई है, ये नाम दिया रुको और जाओ। आप में से जो नगरों में रहते हैं वो नगर देख चुके हैं, जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, एम्बर पीली बत्ती, लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है जो पीली वाली है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि ने तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है पर्यावरण निश्चयवाद की है, और ना ही यहाँ पर संभववाद की है। क्योंकि वहां पर जो इस लाइट से बता रहा है कि ना तो ऐसा है कि हमेशा के लिए वहां रुका ही रहना है, और ना ऐसा है कि हमेशा के लिए चलता ही रहना, तो वो चीजें कंट्रोल में है चीजें, ठीक है। ये कहता है कि इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति पर विजय तो प्राप्त कर सकते हैं किस तरीके से, लेकिन हमें प्रकृति का इसमें सहयोग लेना पड़ेगा, उसके नियमों की पालना करनी पड़ेगी हमें। ग्रिफिथ टेलर ने इस बात को कहा है, दोनों का समन्वित रूप जो इन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, ठीक है। और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों से में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि नहीं करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियां, निम्नीकृत भूमियां, नवनिश्चयवाद संकल्पनावाद ढंग से एक संतुलित बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य का द्वैतवाद को निष्फल कर। ये जितनी भी चीजें इसमें बताई गई ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, हमारी जो क्षमता है विकास, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं इसके बारे में,
जबकि अब तक हमने सर ने बताया कि 3 शब्दों का प्रयोग किया है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अलग अलग चीजें हैं, आपको अच्छे से पता चल गया है कि भाई निश्चयवाद में क्या होगा कि प्रकृति सर्वे सर्वा होगी, और संभववाद में क्या होगा, मानव ही सर्वे सर्वा होगा हर काम के लिए। और जो हम पढ़े नवनिश्चयवाद, जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, इसमें क्या है कि दोनों का समन्वित रूप। अगर आप प्रकृति पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो उस चीज के बारे में बताया गया है। तो वहां से जो क्वेश्चन बना निश्चयवाद, संभववाद और परिभाषा, यहाँ से ही क्वेश्चन एक बनते हैं। और हो जाता है, एक और हो जाता है कि नवनिश्चयवाद को आप अल्टरनेट किसी शब्द के रूप में कैसे रख सकते हो। तो अल्टरनेट इसका एक शब्द और हो सकता है जो पिछले पेज पर दिया है इसने, सतत पोषणीय विकास। हम्म, जितनी जरूरत है उतनी काट लो, बाकी छोड़ दो, हम्म, फिर वो बढ़ जाएगी, फिर वो अगले के लिए। यानी कि जितनी जरूरत है वहां तक आप रुको, प्रकृति आपको कहती है रुको तो रुक जाओ। अगर प्रकृति में अपार संभावनाएं हैं तो आप उसका दोहन कर लो। अगर आपको ऐसा लगे कि ये सारा का सारा संसाधन खत्म होने वाला है आगे आने वाले 20 वर्षों में, तो आप उसका दोहन कम कर दो, उसके अलावा दूसरे संसाधन है उनका उपयोग कर लो। तो यही रुको और जाओ, यही चीज है। ये बीच का रास्ता है, न तो इसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है, न इसमें मानव को सर्वे सर्वा माना गया है, किसी बीच का रास्ता अपनाया गया है। वो बीच का रास्ता सतत पोषणीय विकास है, जिसमें वर्तमान सरकारें भी क्या करती है, उस पर ज्यादा जोर देती है। हाँ जी सर। जी सर। अब पढ़ेंगे हम समय के गलियारों से मानव भूगोल। मतलब ये कहता है कि जैसे जैसे समय उसके बाद में बीतता गया, बाद में जो हम आज तक की बात करते हैं, तो क्या क्या और चीजें हमारे सामने आई हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे जो रेडिकल पढ़ते हैं, हम व्यवहारवादी विचारधारा को पढ़ते हैं, हम कल्याणवादी है, मानवतावादी है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे उसके बारे में, सामाजिक कल्याण वगैरह। ठीक है। ये कहता है कि पर्यावरण से अनुकूल एवं समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण जो है प्रकृति के धरातल पर विभिन्न परिस्थितियां, पारिस्थितिकीय रूप में पारिस्थितिकी निकेतन में मानव के उद्देश्य के साथ आरंभ हुआ है। मतलब ये कहता है, एक तो होता है पर्यावरण में अनुकूलन, ठीक है, एक होता है समायोजन, और एक होता है रूपांतरण। दो चीज होती है। अनुकूलन का मतलब होता है कि भाई प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढाल देना। और जबकि रूपांतरण का मतलब है कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल देना, मतलब प्रकृति में संशोधन कर देंगे हम अपने अनुसार। जबकि हम बात कर रहे थे अनुकूलन, अनुकूलन होता है कि जो प्रकृति कह रही है जैसे हम कर रहे हैं, तो वही चीज हो गया संभववाद निश्चयवाद के संबंध लगभग। ठीक है। ये कहते हैं कि इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। क्योंकि जिस चीज को हम अब पढ़ रहे हैं, इसका जो इतिहास, एक तो हम देखते हैं इतिहास, उसकी जो जड़ें हैं ना वो अत्यंत गहरी हैं, बहुत प्राचीन ये चीजें। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक शांतत्य पाया जाता है। ये यदि भी समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने तथा उपागमों में परिवर्तन आया है, बाद में धीरे धीरे इसके जो उपागम है उसके माध्यम से इसमें परिवर्तन आया है, ये बता रहे हैं। उपागमों में यह गत्यात्मकता जिससे कि परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है, कि इस भाई कि किस तरीके से जो अपनी गति को दर्शा रहा है, मानव अपने तरीके किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है और प्रकृति किस तरीके से। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी। क्या कहता है कि जो पहले के समाजों की हम बात करते हैं उसमें क्या है कि जो अन्योन्य क्रिया है वो नगण्य थी, और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, ना तो प्रकृति के बारे में ज्यादा, ना खुद मानव के बारे में। वो कंडीशन है। यात्री और अन्वेषण अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचना का प्रसार किया करते थे। पहले के आप देखोगे जब किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो यात्री जो अलग अलग यात्राएं करते थे कुछ क्षेत्रों को खोजने के लिए, जैसा हम देखते हैं वो वास्को डिगामा की स्टोरी पढ़ते हैं हम, ठीक है, उस तरीके से कोलंबस की पढ़ते हैं, वो एक अन्वेषण खोज का जो काल था उस तरीके से। वो आगे हम ठीक सारणी के माध्यम से भी पढ़ेंगे उन चीजों को। ये कहते हैं कि नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। क्योंकि आज तो हम समुद्र को अच्छे से जान गए, आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े समुद्र कई बार क्या होता है, समुद्र के अंदर विलीन हो जाते हैं। उस टाइम तो कुछ जानकारी नहीं थी, तो उस चीज के बारे में बता रहे हैं। अब देखना यहाँ से चीजें क्या। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण के प्रयास क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। ये 15वीं शताब्दी का मतलब पता है क्या है, 1400 कुछ। इसका मतलब क्या हुआ गया, 1492 में पहली बार कोलंबस खोज के लिए निकला था इंडिया की, वो 15वीं शताब्दी मानेंगे उसको। फिर वो इंडिया तो नहीं गया लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। फिर 1498 में फिर
वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए गए, जल के मतलब समुद्र के माध्यम से। तो वो कौन सी शताब्दी होगी? वो 15वीं शताब्दी होगी। जो शताब्दी जिस नाम से है उससे जस्ट पहले वाला जो सन है, जैसे हम 15वीं शताब्दी कर रहे हैं, तो 1400 कुछ, जो भी 1401 से लेकर 1499 तक जो भी साल आएंगे बीच में, ये 15वीं शताब्दी होगी। ऐसा आप जानते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबसे। ठीक है, तो अन्वेषण का काल था ये। ठीक है, धीरे धीरे जो है देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने लगे, भाई खुलने शुरू हो गए कि भाई कौन कहाँ किस तरीके से है। उपनिवेश युग में अन्वेषणों का आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की गई। उपनिवेश युग उस टाइम चला। उपनिवेश का मतलब है जो किसी, कोई देश किसी पर शासन करता है, वो अपना गुलाम बना लेता है, उपनिवेश बना लेता है उस तरीके से। तो उनके लिए क्या किया, अन्वेषकों को खोज होने लगी, आगे बढ़ाने लगे। इनकी गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधन तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। उनको तालिका में जो सूचना दे रखे उनके, यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल मानव केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उप क्षेत्रों के बारे में जो है मानव भूगोल की प्रकृति, सॉरी विस्तृत अवस्थाओं की परिचय कराएगी। ठीक है, अभी बॉक्स में जो चीज दे रखी है पढ़ते हैं हम। ये कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है ये चीजें। जब आप पढ़ोगे ना कि उसमें जैसे थॉट वगैरह टॉपिक में देखोगे आप, तो थॉट में एक आपको शब्द मिलेगा जो भूगोल की हाल ही जो मतलब नवीनतम जो होता है ना, ट्रेंडिंग में जो चीज चलती है, वो कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, रिसेंट वाली है ना, तो उस तरीके से वो शब्द आ जाते हैं कुछ। और ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा तो आता ही है, आपको पता है। अब देखिए क्या कहता है, मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। किसकी बात कर रहा है? कल्याणवादी की। और किसकी बात कर रहा है? मानवतावादी की। ये कहता है इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। ठीक है, आगे कहता है भूगोल वेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब एमए पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। ठीक है, आमूलवादी रेडिकल। इसमें सर मुझे क्या हिचकिची आ रही है, एक बार मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। एक है अमूलवादी। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा। अमूलवादी का मतलब क्या है? रेडिकल। रेडिकल का मतलब है कि अमूल, अमूल में आ को छोड़ दो और मूल को, शब्द को देखो, मूल। ये मूल उस चीज को बता रहा है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो सारी की सारी चीजें थे जिनके आधार पर मनुष्य जिंदा रहता था, वो उनकी मूल थी। और वही बातें क्या है? वही बातें रेडिकल है। पहले मनुष्य ने क्या किया? पहले मनुष्य ने, सारे मनुष्य थे या फिर जितने भी देश थे वो सारे के सारे, और प्राचीन जो मानव था वो रेडिकल था ज्यादा। परंतु उसके बाद में खोजें प्रारंभ हो गई। खोजें प्रारंभ होने के बाद में क्या, उन्होंने क्षेत्र थोड़े कंजस्टेड होने लगे, छोटे होने लगे क्षेत्र। तो उन्होंने क्या है, प्रत्येक क्षेत्रों में खोज प्रारंभ कर दी, कहाँ पर कौन सा है, जैसे खनिज मिल रहा है, तो पहले बड़े क्षेत्र थे, बाद में छोटे क्षेत्र हो गए। तो मूलतः तो अमूलवादी रेडिकल की विचारधारा से निर्धनता के कारण, कह रहा है कि अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। उसके बाद में व्यवहारिक विचारधारा, जो व्यवहार पर पढ़ते हुए आप इसको, व्यवहारिक विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जो जातीयता, प्रजाति, जाति यानी कि इस पृथ्वी पर कितनी मनुष्य की जातियां रहती है, उसमें कौन कौन सी प्रजाति है, एंग्लो इंडियन है, रामापिथेकस है, जो भी है प्रजातियां, और धर्म जितने भी प्रकार के थे, उनके आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् काल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। किसने? व्यवहारिक में। व्यवहारिक क्या है कि जैसे यूएसए का कोई व्यक्ति है, अगर वो मानवतावादी विचारधारा रखता है तो उसका ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी वैसा ही उसके मानव के प्रति भी वैसा व्यवहार रहेगा। परंतु उससे पहले, वर्तमान के मानव से पहले के थे ना, तो वो अपना अपने कबीलों में निवास करते थे या फिर अपने एक निश्चित भूभाग पर निवास करते थे। उसके बाद में खोजें प्रारंभ हुई, एक दूसरे लोगों पर जान पहचान हुई। उसके बाद में उपनिवेश का युग बढ़ा, सारी सभी जगह पर उपनिवेश स्थापित हुए। फिर उपनिवेश के बाद में बहुत सारे देश स्वतंत्र होने लगे। स्वतंत्र होने के बाद में उनकी सीमाएं निश्चित हो गई,
सीमाएं निश्चित हो गई तो उन्होंने अपने ही क्षेत्रों में क्या अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर दिया। अब है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र क्या है। पहले तो आपको ध्यान रखना है मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं और उसके बाद में क्या ध्यान रखना है उप क्षेत्र कौन से हैं। मानव भूगोल जैसा कि आपने देखा है मानव जीवन के सभी तत्वों, मानव जीवन के कितने तत्व है, उन्हीं सभी तत्वों को तथा अंतराल जिनके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्यम संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। अंडरलाइन करना इस चीज को, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, अंतर विषयक। पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले, पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने, किन तत्वों को समझने के लिए, पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले सिर्फ मानवीय तत्व, मानवीय तत्वों को समझने करने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के रूप में हुआ है। तो आपको तो पहले 11वीं क्लास में आपने सामाजिक भूगोल पढ़ा होगा, सामाजिक भूगोल में कौन कौन से पार्ट है वो आते हैं। और विश्व के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित हुई है जिसे ज्ञान के विस्तार के लिए नए उप क्षेत्रों का विकास, अंडरलाइन करना है इसको, ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास हुआ है कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा है ना तो ज्ञान के साथ साथ में उसने क्या किया है, नए क्षेत्रों का विकास भी और उनकी खोज है वो प्रारंभ की है। और मानव भूगोल साथ भी एक, और मानव भूगोल के साथ भी एक ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उप क्षेत्रों का परीक्षण करें। तालिका 1 नंबर 1.2, ठीक है। अब 1.2 की व्याख्या है, पहले 1.1 देख लेते हैं। आरंभिक उपनिवेश अगर थोड़ा सा रखना, ध्यान से रखना इसको, इसमें अगर 15 से 20 मिनट लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आरंभिक उपनिवेश युग, आरंभिक उस उपनिवेश युग की बात कर रहा है जब तक मनुष्य ने समुद्री मार्गों का या फिर उपनिवेश जब से स्थापित होने लगे हैं, क्योंकि प्राचीन मानव ने तो किसी प्रकार से उपनिवेश स्थापित किए ही नहीं। जैसे जैसे औद्योगिक बस्तियां स्थापित हुई उसके बाद में क्या है उपनिवेश, और इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा है वो उपनिवेश कहाँ कहाँ स्थापित किए, वो प्रारंभिक उपनिवेश युग था। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ खोज और अन्वेषण। जैसे जैसे मनुष्य ने उपनिवेश स्थापित किए तो मेरे 5 उपनिवेश हो गए, उसके 10 उपनिवेश हो गए, तो उसने 10 से 12 करने के लिए नई खोज प्रारंभ की। जैसे उसने उत्तरी अमेरिका की खोज की, दक्षिणी अमेरिका की खोज की, और सबसे पहले डेनमार्क है, वहां से क्या हुआ कि भारत के लिए जो खोजें हुई तो वो जिसने भारत की खोज की और यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसने उपनिवेश स्थापित किए ना तो वो देश उसी देश के नीचे चला गया। जैसे भारत पर फ्रांस का शासन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा फ्रांस का शासन, क्योंकि भारत का खोज है वो फ्रांस ने नहीं की, ठीक है। इसके अलावा जिसने खोज की, जिसने यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए, जहां यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया, तो वो था प्रारंभिक उपनिवेश। इस शब्द को थोड़ा ध्यान रखना, प्रारंभिक उपनिवेश का। उसके बाद में यहाँ हुआ क्या क्या था, वो कह रहा है कि यहाँ तो एक तो अन्वेषण हुआ था, इसके अलावा और उसका विवरण, किसका विवरण, जहां पर जिस चीज का अन्वेषण हो रहा है। जैसे भारत की खोज हुई, भारत का नया समुद्री मार्गों के आधार पर अन्वेषण हुआ, तो यहाँ का विवरण किसने लिया, आरंभिक उपनिवेश युग के जो देश थे ना उन्होंने दिया। यह तो था इसका उपागम, अन्वेषण और विवरण, यानी कि कोई व्यक्ति है किस क्रम से किस कंडीशन से पढ़ाता है तो वो तो होता है उसका उपागम, यानी कि इस समय अवधि में ये काम हुआ अन्वेषण और। परंतु इसके विरुद्ध लक्षण क्या क्या देखने को मिले हमें लंबे काल तक। इसमें क्या हुआ कि साम्राज्यवादी, साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने, यानी कि साम्राज्यवादी नीतियां थी जिसमें साम्राज्य का विस्तार करना था, एक देश से दो, दो से पांच, पांच से 10 देशों में जितना में। इसके अलावा व्यापारिक रुचियां, व्यापार की रुचियां, जैसे कि कपड़े के लिए, उसके अलावा कि गेहूं के लिए, चावल के लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी है फसलें उनके लिए, या फिर जो भारत में सबसे ज्यादा व्यापार किसका हुआ, मसालों का व्यापार हुआ, तो ये व्यापारिक रुचियों ने, कपास का भी है। तो रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। तो वो पूछ सकता है कि किसने प्रोत्साहित किया। जो प्रारंभिक युग आया उपनिवेश का, उसमें खोज और अन्वेषण का जो मूल तत्व पीछे काम कर रहा था, जो फोर्स के रूप में काम कर रही थी, वो क्या चीज थी, वो थी साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियां। केवल वहां पे रुचियां ही थी उनकी कि वो एक दूसरे से दूसरे देश का, तो वरना फ्रांस और जर्मनी के लोगों को क्या पड़ा था, पूरे विश्व का मैप बनाने का, वहां के अक्षांश और देशांतर खींचने का। तो जर्मनी ने इतना क्यों किया, जर्मनी के अलावा फ्रांस ने ही क्यों किया मानव भूगोल का, बाकी तो अफ्रीका के पूरे देश थे ना।
53 से 54। दक्षिणी अमेरिका के देश थे, उत्तरी अमेरिका के भी देश थे, इंग्लैंड और ब्रिटेन था, रशिया भी था, जापान भी था, सारे देश थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, उनकी रुचियां थी उसमें, उसमें प्रोत्साहन किया उसने। तो थोड़ा सा क्या चीज किसको प्रभावित करी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का, किस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जहां पर ये जा रहे हैं, क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण, यानी कि उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना जो विश्व के संदर्भ में क्या ज्ञान रखता है उसका खोज करना। तो क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण, भूगोलवेताओं, केवल भूगोलवेताओं की बात हो रही है, न कि इकोनॉमिक या अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है, न समाजवेदाओं की, न इसके अलावा कोई जो मार्क्सवाद है उनकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ भूगोलवेताओं को। विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना, कि भूगोलवेताओं ने जिन चीजों का वर्णन किया ना उसका महत्वपूर्ण पक्ष बना। कौन सा पक्ष है? आरंभिक उपनिवेश का युग, जिसको क्या कहा गया, अन्वेषण और खोज का विवरण का जो ये काल किया गया। इसमें कोई अगर बात अगर न समझ में आई हो तो पूछ लेना। दूसरा है उत्तर उपनिवेश का, यानी कि एक कोई टर्म होती है, जैसे हमारा जीवन काल होता है, उसमें हम प्रारंभिक जीवन अवस्था कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था होते हैं, उसके बाद में बाल्यावस्था, और उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था। कहने का मतलब बाल्यावस्था का जो चरम बिंदु होता है ना उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद में कोई नई अवस्था आएगी उसके हमें जानकारी नहीं है, ये युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वो अलग बात। परंतु किसी एक स्ट्रीम की, यानी कि एक स्ट्रीम की उच्चतर जो अवस्था होती है ना वो कहलाती है उत्तर उपनिवेश युग, उत्तर अवस्था। परंतु किसकी है ये उत्तर अवस्था, किसकी है? पहले वाले की उत्तर अंतिम अवस्था है ये। देखो उपनिवेश युग, ऊपर वाला भी कौन सा था? उपनिवेश युग था। ये कौन सा था? ये प्रारंभिक था। परंतु ये प्रारंभिक है, ये उत्तर है। परंतु यहाँ एक शब्द नहीं है, वो मध्य नहीं है, क्योंकि मध्य उसी में ऊपर वाले में काउंट हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रारंभिक उपनिवेश के बाद में उत्तर उपनिवेश है। तो उत्तर उपनिवेश का युग। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने खोज वगैरह है वो कर ली, खोज वगैरह कर ली, अब हमने प्रादेशिक विवरण है वो सारा का सारा देख लिया, अभी कहाँ कहाँ पर खोज होगी, किसके कितने कितने उपनिवेश है, कौन कौन से देशों पर इन्होंने अधिकार किया, वो हमने देख लिया। अब इस समय में क्या हुआ कि उत्तर उपनिवेश युग में जो उपागम क्या लिया गया, किस चीज पर जोर दिया गया, वो था प्रादेशिक विश्लेषण। विश्लेषण, संश्लेषण नहीं है यहाँ पे, वो है प्रादिक विश्लेषण। जैसे भारत की खोज की, अमेरिका की खोज की, तो वहां के भौतिक भाग का और वहां के पूरे देश का क्या किया, उस पूरे प्रदेश का विश्लेषण किया गया कि पूर्व में ये चीज होती है, पश्चिम में ये चीज होती है। न कि खोज, यहाँ पर दूसरे देशों की खोज नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रादेशिक क्षेत्रीय विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे उपयोग में आ सकती है। क्योंकि इसके बाद में ना सारी बाउंड्रीज बंट जाएगी तो सारा क्षेत्र भी ना थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा। अभी क्षेत्र बड़ा है, प्रादेशिक विश्लेषण हुआ। इसकी वृद्ध लक्षण क्या था कि प्रदेश के, कौन से प्रदेश के? जो उन्होंने खोजे थे, किस काल में? उपनिवेश काल में। प्रदेश के सभी पक्षों, कौन कौन से पक्ष है? सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, और जितने भी पक्ष है, सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए, विस्तृत वर्णन किए गए भी। अर्थव्यवस्था में इसके पास इतना क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ पर ये चीजें होती है, वो आप समझ सकते हो उसमें, कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि, कौन सा मत? यह विचारधारा थी कि मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं। या तो वो पूर्ण है अपने आप में, या फिर वो पृथ्वी के भाग हैं किसी के। जैसे उसने ग्रीनलैंड की खोज की या फिर दक्षिणी ध्रुव की खोज की, तो उन्होंने खोज करने के बाद में अपने लास्ट में बताया कि यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, इसके अलावा यहाँ की, इसके अलावा ये जो खुद हिस्सा है ना, ये खुद भी अपने आप में क्या, इस पृथ्वी का एक हिस्सा है। जैसे कई बार विचारधाराएं चलती है कि पृथ्वी गोलाकार है या फिर सपाट है। तो बहुत सारे लोग आज भी क्या है कि पृथ्वी को सपाट मानते हैं, बिल्कुल एक सिक्के के तरह, कि एक ऐसा कोना है गोलाकार में भी जहां से अगर आप छलांग लगा दोगे तो आप पृथ्वी से बाहर निकल जाओगे। और इसका एक रिसेंट ही एक हुआ है, अमेरिका में एक व्यक्ति ने लगभग 120 लाख डॉलर डोनेशन ले लिया लोगों से, 120 लाख रुपए का डोनेशन ले लिया। किस बात को कहकर? उसने ये कहा कि मैं पृथ्वी को जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी गोल है या स्पाट है, सिक्के की तरह है, जिसका अंतिम कोना मैं छानना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे डोनेशन कर दो। तो उसने 120 लाख डॉलर के करीब है ना पैसे ऐंठ लिए लोगों से। तो वो ये कहना चाहता है
कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेशों का पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों की पूरी समझ यानी कि उस भाग को पूरा ही समझना है हमें, इस भाग को छोड़कर नहीं जाना है, इस भाग को पूरा रखना है, क्योंकि वो हमारा उपनिवेश है। अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता प्रदान करेगी, पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यानी कि यूरोप में कुछ और होता है जलवायु, परंतु भारत में कुछ और होती है, अफ्रीका में कुछ और होती है, परंतु वहां का ज्ञान और भारत का ज्ञान दोनों को अगर मिलाकर देखेंगे ना, तो वो दोनों का ज्ञान है ना, वो पृथ्वी को पूर्ण रूप में यानी एक यूनिट के रूप में समझने को, यानी पृथ्वी को एक यूनिट के रूप में समझने का सहायता करेगी। यह कौन सा काल है? यह उत्तरमय। यहाँ तक मानव की या फिर जो उपनिवेश जिसने स्थापित किए उनकी सोच यहाँ तक थी। उसके बाद में एक और काल आता है, ऊपर वाले में तो काल निश्चित नहीं है ना, कौन से काल है कि सर ने बताए भी थे कि 1498 है, उसके बाद में 15वीं शताब्दी, हालांकि यहाँ पर स्पष्ट विवरण नहीं है कौन सा कहाँ तक रहा, उत्तर कब तक रहा, प्रारंभिक कब तक रहा, परंतु ये है। 3 नंबर है अंतर युद्ध अवधि के बीच का समय और कब तक का समय है 1930 तक का दशक। अब देखो 1930 तक का दशक है, 1930 तक क्या हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार से भी पहले क्या हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों हुए ना, तो लोगों ने अपने क्षेत्रों को और मजबूत करना चाहा। तो ये है अंतर, अंडरलाइन कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सीधा पूछेगा अंतर युद्ध अवधि का जो बीच का समय है वो कब से कब तक का है, तो सिर्फ 1930 के दशक तक का है वो, जो पीछे का जो जहां तक उत्तर उपनिवेश बाद और 1930 के बीच का जो समय है वो है। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ क्षेत्रीय विभेदन। जो ऊपर हमने प्रादेशिक विश्लेषण किया था ना, उस प्रादेशिक क्षेत्र को उसने क्या किया, किसी क्षेत्र विशेष में बांट दिया। अब उन स्पेशल पर्टिकुलर क्षेत्रों का विश्लेषण हो रहा है। जैसे भारत का विभाजन हुआ तो भारत में भी कौन सा है, पश्चिमी प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीपीय का अलग प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन हो रहा है। उसके बाद में उत्तरी अरावली का, उसके अलावा हिमालय का, पूर्वोत्तर राज्यों का, कर्नाटक का, दक्षिण का, समुद्री इलाकों का, पूर्वी समुद्री इलाके हैं, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, हर एक प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रीय विभेदन हो रहा है कि कौन सी चीज है वो किस देश के रूप में काम आ सकती है। जैसे छोटे छोटे द्वीप है वो समुद्रों में स्थापित किए बहुत सारे लोगों ने, 1930 के दशक में ही किए थे। जापान के चारों तरफ है वो लगभग अमेरिका ने स्थापित किए, और फ्रांस ने किए अटलांटिक महासागर में, इसके अलावा है हिंद महासागर में वो द्वीप स्थापित किए, वो यही समय था। इसमें क्या कहता है, इसका वृहद लक्षण क्या है? एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से, एक प्रदेश है अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता, किसी प्रदेश की विलक्षणता, जितने भी प्रदेश थे पूरे क्षेत्र को प्रादेशिक विश्लेषण में क्षेत्रों में बांटा था, वो कह रहा है कि किसी प्रदेश की, उनमें से जैसे 5 प्रदेश बांटे तो 5 में से एक प्रदेश की, तो वो क्या कहता है कि किसी प्रदेश की विलक्षणता, उसकी डाइवर्सिटी, या फिर इसके अलावा उसका क्या महत्व है उस चीज का, विलक्षणता की पहचान करना, किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। अब सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वह कौन सा क्षेत्र था, जैसे ये उसमें पूछ ले कि मानव भूगोल का वृत्त अवस्थाओं और प्रणोद में वह कौन सा था जिसने किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। तब जब तक हम आप इस चीज को एक एक शब्द को आप तोड़ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा अभी उत्तर उपनिवेश था, प्रारंभिक उपनिवेश था या क्षेत्रीय विभेदन था। क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेशल क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्षेत्रीय विभेदन है, और क्षेत्रीय विभेदन 1930 तक रहा, सिर्फ 1930 तक ही रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा का पूरा जो था ना, वो सारा का सारा पूरे विश्व का ढांचा बदल गया। अब है 1950 के बाद में, 1950 के बाद में ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, बहुत सारे देशों से है वो सारा का सारा संबंध है वो टूट गया। सभी देशों को उन्होंने आजादी प्रदान कर दी, और जहां आजादी प्रदान की थी वहां पर उनके द्वारा खोजे गए प्रदेशों में औद्योगिक क्रांतियां शुरू हो गई, ये समस्या हो गई। फिर वो क्या थे, जहां औद्योगिक क्रांतियां शुरू हुई, जो देश थे वो आजाद हुए थे, जैसे भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होते ही उसने टक्कर किसको देना शुरू कर दिया, उसी देश को शुरू कर दिया जिसने औद्योगिक जो बस्तियां स्थापित की थी, जैसे इंग्लैंड को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। तो हमारा जो
खुद का जो संसाधन थे ना हमने अपने ही लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हो गया। फिर हमारी जो प्रतिद्वंदता थी वो हमारे ही जिसने उपनिवेश बनाया था उसके प्रति हो गई हमारी, अब वो हमारी टक्कर में होने लगा। तो वो दूसरा जो काल है इसके जस्ट बाद का, वो 1950 के दशक के अंत से, आप यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि 1951 का है, नहीं, 1941 का, 1941 ये है, 1950 के करीब करीब है, 47 48 49 50 यहाँ तक का है, के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। 1960 का दशक कब तक है? 57 58 59 60, ये 4 साल मुख्य है। आप 55 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 55 मध्य में चला जाता है। 57 58 59 60, ये है 60 के दशक के, अंतिम 60 के दशक। इसमें क्या हुआ? इसमें विश्व में सबसे ज्यादा संगठन बने। संगठन आप आसियान है, इसके अलावा जो भी आपने आर्थिक भूगोल में या पढ़े होंगे, आसियान है, नाम नहीं याद आ रहे, बाकी तो आपको पता ही चल गया होगा। ओपेक है, आसियान है, इसके अलावा यूएनओ राष्ट्र संघ है, उसके अलावा बड़े बड़े संगठन बनने शुरू हो गए। मुख्य रूप से आप यही याद रखोगे कि जो 1950 के अंत का दशक था ना, उसमें संगठन बनाए सबसे ज्यादा। जितने भी देश थे ना, उन्होंने अकेला रहना है ना वो बहुत भारी भरकम समझा कि हम ना अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो उन्होंने क्या किया, तेल के देशों का अलग संगठन बनाया, सार्क राष्ट्रों का अलग से बनाया उसने। उसके अलावा यूरोपियन देश अलग अपना संगठन बनाया, अफ्रीका के कुछ अलग थे उन्होंने बनाया, भारत का अलग बनाया, पूर्वोत्तर एशिया के अलग थे, दक्षिण था। तो ऐसे ऐसे संगठन बने और उन्होंने वहां की मजबूती पर प्रदान की उन संगठनों ने। एक जैसी संस्कृति, एक जैसी अर्थव्यवस्था अपनाई उन लोगों ने। और उन्होंने क्या किया, दूसरे जो विकासशील देश थे, विकसित राष्ट्र थे, उनके साथ में प्रतिद्वंदता शुरू की। परंतु देखो, जहां अन्वेषण से शुरू हुआ था ना, वर्तमान में स्थानिक संगठन पर आ गए हम। अब है स्थानिक संगठन। अब इसमें क्या हुआ, स्थानिक संगठन से क्या हुआ कि कंप्यूटर, अंडरलाइन करना, स्थानिक संगठन, सुनहरा बछड़ा कहा गया इस कंप्यूटर को। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी को भी क्या कर लिया, परिष्कृत कर लिया। परिष्कृत सांख्यिकी विधियां जितने भी थे ना का प्रयोग के लिए विशिष्ट ये क्षेत्र था स्थानिक संगठन वाला। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं, मानचित्र बनाना और मानचित्र के अलावा वहां के क्षेत्रों का और उनकी परिघटनाओं का विश्लेषण में प्राय भौतिक नियमों का अनुप्रयोग किया गया, भौतिक नियमों का प्रयोग किया गया। जैसे अगर पहले से पता होता उनको कि भी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से हमें जेट स्ट्रीम का पता चल जाएगा, तो उन्होंने उन चीजों का यूज करना, अपने स्तर पर यूज करना सीखा कि भी मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है, तो मानसून का प्रयोग अधिकतम कितना हो सकता है, किस फसल का ज्यादातर उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 12 महीनों में 6 महीने वर्षा होती है, किस फसल का ज्यादा। तो ये कहता है कि कंप्यूटर के द्वारा उन्होंने क्या किया कि दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन शुरू कर लिया। भौतिकी के नियमों का, फिजिक्स के नियमों का अनुप्रयोग किया गया। इस परावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना मुख्य उद्देश्य बन गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बन गया था, मानवीय क्रियाओं के मानचित्र, मानवीय क्रियाओं के कहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, कपटसन है, झूठ है, जो भी है, कृषि है, इसके अलावा औद्योगिक बस्तियां कहाँ स्थापित हो रही है, पूर्व में है, बंदरगाह कहाँ स्थापित हो रहे हैं, पूर्व में या पश्चिम में। तो उन्होंने उन चीजों को निश्चित किया। और किन देशों के साथ में सीधे व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, तो उनके स्थानिक संगठनों के साथ में उन्होंने मिलकर क्या किया, मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान की कि कौन कौन से विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे पनामा नहर है, तो उन्होंने पनामा नहर का देख लिया। उसके अलावा स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर का देख लिया। तो ये कि किसी देश का अपने आप पर खुद पर नियंत्रण न हो, परंतु उसने अगर स्वेज नहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वो लगभग विश्व के सभी देशों से व्यापारिक है, वो पैसे है, वो चंदे के रूप में या किसी प्रकार से पैसे ले सकता है। तो उन्होंने उन चीजों को चिन्हित किया जो कि किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं और वहां से उसका व्यापार है वो हो सकता है। तो ये कह रहा है कि मानवीय क्रियाओं के मानचित्र का योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना और उसका मुख्य उद्देश्य बन गया था उस समय। अब उसके बाद में 1970 का दशक, मेरे से ये क्वेश्चन एक आया था, वैसे ही बुक में आया था, मेरे से ये गलत हो गया था क्वेश्चन। उसमें सीधा पूछा गया था मानवतावादी, अमूलतावादी और व्यवहारवादी जो विचारधाराएं हमने जो पहले पढ़ी है, अभी जस्ट हमने इसी के बारे में जो चर्चा की है, ये कब की है, क्वेश्चन ये था। उसमें लिखा गया था
1960 तक का दशक है, 1970 का दशक है, 1965 का दशक है, 1965 तो यहाँ पर है 1970 का दशक, 1970 का दशक। इसमें क्या था, मानवतावादी, एक मानव दूसरे मानव के प्रति सौहार्द भाव रखे, तो वो मानवतावादी, मूलवादी यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ही मानव है, और व्यवहारवादी सभी मनुष्यों को अपने एक समान समझने वाला, और पूर्व से पश्चिम से लेकर सभी मनुष्यों के साथ में जो व्यवहारिक विश्लेषण है उस पर बल दिया गया। इन चीजों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, अभी अभी उदय ही है, उदय चीज को अंडरलाइन करोगे आप। कई बार वो पूछ लेता है इन चीजों का विकसित हो चुकी थी, उदय हुआ था, या फिर ये प्रारंभिक अवस्था में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन चीजों का उदय था अभी। इसमें क्या कहा गया, इसको कहा गया मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या थी कि इसमें क्या हुआ था कि आंकड़ों का विश्लेषण और ज्यादातर कंप्यूटर जनित जो भी क्रियाएं थी उसमें मात्रात्मक क्रांति कहा गया है। से उत्पन्न, किस मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न, इससे उत्पन्न क्या हुई, असंतुष्टि। असंतुष्टि हुई क्योंकि इसमें मानव को कोई स्थान नहीं दिया गया, सिर्फ कैलकुलेटर पर ध्यान दिया गया। अगर कैलकुलेटर ने 5 बाई 5 करके 25 किया है तो हम उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं उसको 5 से 5 से गुणा करके मैं उसका आंसर जवाब देता हूँ तो एक बार सोचने पर या बड़े गुणा पर आप एक बार सोचते हो कि कहीं ना कुछ एक बार कंप्यूटर पर कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं क्या विनोद सर ने सही कहा था। तो मनुष्य पर विश्वास नहीं रहा, किस पर विश्वास बढ़ गया, मात्रात्मक क्रांति का जो बछड़ा है ना, सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर, उस पर विश्वास बढ़ गया। तो क्या है कि मात्रात्मक किसने कहा? क्रांति की, ये याद नहीं आ रहा सर, मेरे नाम तो याद आ रहा है। डडल स्टैम्प। हाँ, डेडल स्टाम्प का। उन्होंने गृह युद्ध की संज्ञा भी दी थी। हाँ, गृह युद्ध की और मात्रात्मक क्रांति का सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर को कहा था। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि हुई थी, इस असंतुष्टि के चलते इन चीजों का उदय हुआ है, जो पीछे हमने उपागम में पढ़ा है 1970 में। असंतुष्टि और अमानवीय, मानव से रहित, जो मानव पर कई बार कहते हैं ना कि इसमें जो जैसलमेर का था ना, क्या नाम था उसका, जैसलमेर में गुंडा राज रखी थी, उस पर अमानवीय यातनाएं हुई थी जो मानव के, निर्मल गोप। हाँ, सागर मलगोपा। तो वो अमानवीय रूप से भूगोल के, यानी कि भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में स्पेशल है, मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। किस वर्ष हुआ, 1970 में। और 4 विचारधाराओं का नहीं, 2 विचारधाराओं का। कितनी विचारधाराओं का जन्म हुआ, 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो हमने पढ़ी है, मानवतावाद, अमूलतावादी और व्यवहारवादी, रेडिकलिज्म और बिहेवियरिज्म, और है ये मानवतावादी को शायद इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता नहीं। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से, यानी कि इनके उदय से मानव भूगोल, सिर्फ मानव भूगोल की बात हो रही है, न सामाजिक भूगोल, न राजनीतिक भूगोल, न सैन्य भूगोल, न आर्थिक भूगोल, न भौतिक भूगोल, न किसी भूगोल की बात नहीं है, सिर्फ मानव भूगोल की बात हो रही है कि इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। कौन बना, मानव भूगोल किसके प्रति, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं, जो ऊपर बात 3 दी गई है, इन 3 विचारधाराओं की थोड़ी सी और जानकारी, ये अभी भी जानकारी बाकी है, थोड़ी सी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। चलो ठीक है। अब है 1990 का दशक। अब देखो 1990 का दशक है, हम 20वीं शताब्दी में अभी चल रहे हैं। 1990 का यानी कि 2020 तक आया, 2000 आया ही नहीं है, उससे पहले 1990 का दशक है और लगभग है। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। अब आधुनिकतावाद भी कैसा है, उत्तर आधुनिकतावाद है। किस में है, सिर्फ भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद है, न सामाजिक में, न फिजिकल ज्योग्राफी में, न मानव भूगोल में, सिर्फ भूगोल में। और भूगोल के भी कितने स्ट्रीम है, सारे के सारे स्ट्रीम है ना भूगोल के, उनमें उत्तर आधुनिकतावाद की स्थिति है 1990 के दशक की। वृहत, बहुत विस्तृत, सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता भी, उनकी सिद्धांतों की जो प्रयोज्यता है, यानी कि उनका प्रयोग क्या है, कि सिद्धांत, कोई सिद्धांत बना भी है तो उसकी प्रयोज्यता क्या है, या फिर ऐसे ही बना दिया किसी ने सिद्धांत, क्या वो असल में यूज करने योग्य है या नहीं है। तो सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। लोगों ने पहले क्या किया था, पहले सबसे ज्यादा सिद्धांत दिए, परंतु जैसे जनसंख्या का सिद्धांत है तो जनसंख्या का सिद्धांत
विकासशील देशों पर तो लिया गया था, वहां से तो लिया गया, परंतु वो उन्हीं पर ही लागू नहीं होता, वो गरीब देशों पर लागू होता है। तो सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। आपने अपने आप प्रत्येक स्थानीय संदर्भ अपने अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जाएगा। अब देखो लास्ट में आकर हम न तो क्षेत्रीय रहे, न स्थानिक रहे, न प्रादेशिक रहे, हम आ गए स्थानीय शब्द पर। स्थानीय यानी कि आप कहाँ रहते हैं, जयपुर में भी रहते हैं तो जयपुर में भी कहाँ रहते हैं, पूर्व जयपुर, पश्चिमी जयपुर, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, ये है स्थानीय। परंतु पूरे का पूरा जैसे है ना क्षेत्रीय, तो क्षेत्र हो गया भारत का, जो राजस्थान का पूर्वोत्तर भारत है तो वो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राजस्थान है तो वो पूरा का पूरा हो गया क्षेत्र। परंतु प्रादेशिक क्या हो गया, राजस्थान खुद एक प्रादेशिक विभाग है जिसको 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो पहले तो बंटा था प्रादेशिक में, फिर बंटा क्षेत्रीय में, और 1990 के दशक में आकर क्या बन गया, ये स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। हाँ जी सर, आरिफ सर आगे क्या। हाँ जी बिल्कुल आ गए। अब अरे इसके अभी बारे में किसी को बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी को पूछना है, किसी को कोई बात करनी है, या अपने कोई विचार दागने हैं या कुछ भी है, तो आप अपने वो रख सकते हो विचार। धर्मेंद्र सर, कोई भी आपको अच्छी हाँ बात सर, लगी हो, देखो। क्या हमें याद रखना हाँ चाहिए, क्या इसमें क्वेश्चन का प्रारूप बना है पहले से, आपको हाँ सर, यहाँ से बताइए। एक प्रश्न बनता है कि हम्म मानव भूगोल का विभाजन है ना, वो कब हुआ? हम्म तो और ऑप्शन में यही समय अवधि है कि जैसे उत्तर औपनिवेशिक युग हो गया, 1923 का दशक हो गया, या फिर ये जो बाकी के है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन ले लो। तो आंसर क्या होगा? मानव भूगोल का विभाजन कब हुआ या किस समय अवधि में हुआ? सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में बटी थी ना, बताओ। हम्म। हाँ तो इसमें बताओ कहाँ है देखिए। सर। सर यहाँ से प्रश्न बनता है, ऑप्शन में यही आता है। आइडिया से हाँ बताओ 1930 के समथिंग। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और 1930 का दशक यानी कि अंतर्युद्ध अवधि के बीच में मानव भूगोल का विभाजन होता है। एक तो ये प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि मात्रात्मक क्रांति का विकास किस दशक में हुआ? ऑप्शन में आता है अच्छा, 1950, 1960, 1970, इस तरीके से। तो उसका आंसर क्या 1950। होगा? 1960। 60। हाँ 1960। हाँ 60 होगा। अच्छा अच्छा। और ये तो आपने पढ़ ही लिया कि मानवतावादी और आमूलवादी और व्यवहारवादी का कब हुआ था, तो 1970 का हम्म। दशक है। एक मेरा प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति का जनक कौन था? बर्टन। बर्टन। हाँ हाँ। और इसकी 4 अवस्थाएं हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक 1950 से 58 वाली है, एक 58 से 68, और 68 से 78, और उसके बाद में 78 से आज तक की जो है ये थी। वर्तमान तक का। फिर एक, हाँ, और ये जो 1970 की जो 3 विचारधाराएं हैं ना, जो मात्रात्मक हम्म क्रांति के विरोध के स्वरूप में उदय हुआ था जिनका, कि जैसे मैं हम्म ये है कल्याणपरक या मानवतावादी, तो हम्म। इसका जनक कौन था? ये इसका कल्याणवादी का तो किर्क था, जबकि नहीं उसका क्या बोलते हैं, मानवतावादी का त्वान शब्द दिया था जिसने, और इसको जो आगे बढ़ाया था मानवतावादी को उसने किर्क ने बढ़ाया था। जबकि कल्याण परक है ना जो, वो डीएम नहीं सर, स्मिथ कल है। कल नहीं सर, वो आप जो बता रहे ना किर्क, विलियम किर्क, है, वो है। आचरणवाद था, व्यवहारवादी जो है ना वो आचरणवाद। था। हाँ मैं हाँ मानवतावादी को अगर आगे बढ़ाया ना, मैं वही कह रहा हूँ, शब्द दिया त्वान ने, ये जो शब्द है ना हाँ। मानवतावादी, ये त्वान ने दिया है। जबकि इसको आगे हाँ बढ़ाया ना मानवतावादी को सिद्धांत के रूप में जो प्रस्तुत किया है, वो हाँ। किर्क ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ। और उसके साथ और भी हैं जो और इसका समर्थन करते हैं जी। और कल्याणपरक का? कल्याण परक का मैं आपको बता रहा हूँ, डीएम स्मिथ। स्मिथ। हम्म। हाँ, वो उनकी एक डीएम बुक थी स्मिथ ना, कौन सा। ह्यूमन ज्योग्राफी एल वेलफेयर अप्रोच वाली, उसमें। है। हाँ और तो ये ये मूल थोड़ा जो सा। आमूलवादी है, ये पीट के द्वारा दिया हम्म, गया था, पीट, जे आर पीट। हाँ। और और वो ये एंटीपोड व्यवहारवादी, पत्रिका है ना, हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो किससे संबंधित है? वो अमूलवादी से संबंधित है। इससे मतलब जैसे मूल से बात कर सकते हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं कोई चीज की अति हो जाती है जहां पर, जैसे हम अभी पीछे भी पढ़ हाँ पाए हैं कि जैसे हमने पढ़ा था रेडिकलिज्म जो शब्द है, इसे संबंधित है, वो मार्क्सवादी सिद्धांत को समर्थन करता है ये वाला। तो उसे संबंधित है कि भाई बिल्कुल सर। अगर आप जैसे गरीब गरीब और होता जा रहा है, अमीर अमीर, पूंजीवादियों के खिलाफ ये चीजें, क्योंकि हाँ जब आप उस चीजों को लेकर, हाँ उसके बारे में फिर और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें, तो ये चीजें। हाँ। और डेविड हार्वे और जेकी पिट का थोड़ा, जार पिट वाला जी थोड़ा सा ध्यान। जी। ठीक है सर।
करो कंटिन्यू। हाँ, और काफी पिछली बार जो महत्वपूर्ण है फर्स्ट, सर ये सवाल। जी सर, पिछली बार फर्स्ट पीरियड में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरीके से आया था, जो एक तो समय अवधि दे रखी थी, एक उपागम, आपस में हाँ जो मिलान हाँ करना था बस उसका। तो उसमें पूछा था कि भाई हाँ कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, 4 4, तो उसमें से एक गलत है, ऐसा कुछ करना था, तो वो राइट हो गया था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस एक क्वेश्चन बना था पिछली बार फर्स्ट पीरियड में। बाकी आप बिल्कुल। सब चीजें पढ़ चुके हो, सर ने बता दिया आपको। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, जो ये लिख रहा है, एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं बिल्कुल कि मानव भूगोल सामाजिक भूगोल के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। जो मानव भूगोल है वो सामाजिक जो विषय हैं उनके साथ सहयोग रूप से हम देखते हैं। अच्छा, हम नॉर्मल देखते हैं, आप कोई भी चीज देखोगे, हम भूगोल को मुख्य रूप से 2 ही रूपों में बांट रहे हैं। हम देखते हैं या तो भौतिक भूगोल या मानव भूगोल, और मानव भूगोल के ही और क्षेत्र हैं मानव भूगोल के अंतर्गत ही, चाहे वो सामाजिक भूगोल की बात करें, चाहे हम नगरीय भूगोल की बात करें, चाहे हम जनसंख्या भूगोल, जितने भी हम भूगोल पढ़ेंगे ना, मतलब भौतिक के अलावा, वो सारे मानव भूगोल के पार्ट्स होंगे लगभग। तो ये चीज है। तो अब आगे जब हम इसके आगे डायग्राम दे रखा है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये चीजें आपके सामने है। ये कहता है कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है, और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों का जो परीक्षण करें 1.2 में, वो जो आगे तालिका दे रखी है उसके बारे में। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है, क्योंकि मानव भूगोल एक विस्तृत रूप में हो चुका है अपना आप में। जब हम आगे विस्तृत क्षेत्र पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि ये अपना आप में एक परिलक्षित हो चुका है। उप क्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्राय अतिव्यापी होती हैं। इस पुस्तक के अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको अनुभवी सिरित दृष्टांत प्रदान करेगी। तो अब हम एक बार जस्ट नेक्स्ट जो हमारे 1.2 तालिका दे रखी है उस पर आ जाते हैं हम, उसी को समझने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऐसा आता है। जैसे अब मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि भाई, ये पूछता हूँ मैं, जो लिंग भूगोल है वो किस मतलब क्षेत्र का है, मतलब सामाजिक का है, नगरीय का है, राजनीतिक का है, जनसंख्या, आवास भूगोल, इस तरीके से। अब हम एक चीज हम आपको बताते हैं कि सामाजिक में ज्यादातर चीजें आएंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन आप पहले थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, आर्थिक भूगोल। हम समझ पाएंगे लास्ट में, मैं आपको बताऊं किस तरीके से, क्योंकि आपकी मैं चीजें एक कुछ हैं एक, जो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरे दिमाग में वो चल रहा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक किसकी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, अगर वाइडर वो रेड जेल की है, वाइट रेड जेल, रेड जेल। सर्जिकल। जबकि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है जो, वो है उसकी क्या, कोबर की। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, वो आप पढ़ोगे जब आप प्रजातियों को कोबर। पढ़ेंगे हम सर, उस टाइम जी। कुछ देर होगी, मेरे दिमाग में उलझ रहा है ये क्वेश्चन, मैं तो पूछ लेता नहीं हूँ। सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्थिक पाएंगे, लास्ट वाला। आर्थिक मतलब इसमें जो भी भाग आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आर्थिक चीज, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होगी। वो चीजें पैसे से संबंधित, लेन देन से, मतलब आप समझ सकते हो चीज को। जैसे पहला कह रहा संसाधन भूगोल, क्योंकि संसाधन हमारे कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। दूसरा दे रखा कृषि, कृषि से भी हमारी आर्थिक क्रियाएं काम चलती है। उद्योग, उद्योग से भी विपणन, जब हम किसी चीज को लेन देन करते हैं, विपणन, वो भी। पर्यटन, पर्यटन से भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार से भी। अब आपको ये चीज आ गई कि भाई आर्थिक में भी आएंगी, ये सामाजिक में नहीं आ सकती। तो एक मोटा मोटा सा, क्योंकि इसको समझना आसान है, क्योंकि हमने इसको आर्थिक से जोड़ लिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो संसाधन भूगोल दे रखा है वो किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक, अगर हम उसकी बात, सहयोगी जो अंतरप्रश्न एक दूसरे से देखते हैं ना, उसमें तो संसाधन, संसाधन में आ जाएगा। कृषि, कृषि में आ जाएगा। उद्योग, औद्योगिक शास्त्र में आ जाएगा। विपणन है जो व्यवसाय से संबंधित, जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वाणिज्य वगैरह, कॉमर्स में जो चीजें चलती है वो चीजें हैं। पर्यटन, पर्यटन संबंधित। और अंतरप्रश्न ये हो गया अंतर। इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा बस यही है कि आर्थिक भूगोल का भाग नहीं है। तो मोटा मोटा देखते हैं हम आर्थिक भूगोल को हम पहचान लेंगे। उससे जस्ट हम ऊपर चलते हैं, आवास भूगोल। अब आवास या तो नगरीय हो सकता है, ग्रामीण हो सकता है, ज्यादा मुख्य रूप से हम देखते हैं मोटा मोटा, तो लास्ट में उसको दे रखा है। फिर हम पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या में सिर्फ जनसांख्यिकी की या जनांकिकी के बारे में बात करेगा ये, तो ठीक है उसके सामने। फिर राजनीति में 2 ही चीज चलेंगी, या तो निर्वाचन वगैरह हो, राजनीति का ही तो होता है नॉर्मल, हम देखते हैं। और सैन्य, एक दूसरे देश की सेना होती है जो, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित होती है। भाई ये चीज हम राजनीति, पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, तो इन चीजों को आप अच्छे से पकड़ जाओगे आराम से।
फिर आएंगे हम नगरीय भूगोल पर। तो नगरीय भूगोल में नगरीय भूगोल के जो नियोजन है उनका उनका अध्ययन करने के भाई किस तरीके से नियोजन करना नगरों का। इसके अलावा जो चीजें बच जाएंगी ज्यादातर, जैसे आपको जो मैं शब्द बता रहा हूँ चिकित्सा भूगोल, अब आप उसको सामाजिक में रखोगे ना कि किसी और में ले जाओगे आप। कुछ ऐसे शब्द और अच्छी को तो आप पकड़ जाओ, व्यवहारवादी वो सामाजिक का है, सामाजिक कल्याण वाला वो भी सामाजिक का है, अवकाश, अवकाश ये समाज का है, सामाजिक भूगोल का है, सांस्कृतिक भूगोल ये भी, जैसे लिंग भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये शब्द किसके हो गए सामाजिक के। और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मानव भूगोल के जैसे सामाजिक भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र नहीं है, तीन इनमें से दे देगा, एक किसी और में से दे देगा। लेकिन आपको औरों का अगर थोड़ा थोड़ा अच्छे से पता है तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसका बता रहा है कि जैसे व्यवहारवादी जो भूगोल है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सामाजिक कल्याण है वो कल्याण अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, अवकाश है जो वो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक भूगोल है जो मानव विज्ञान से जुड़ी हुई है, लिंग भूगोल है वो समाजशास्त्र मानव विज्ञान और महिला अध्ययन से, क्योंकि लिंग और हम जब बात करते हैं महिला और पुरुष किस तरीके से, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, और चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान से। तो अब इससे कहीं से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सामाजिक भूगोल को ही चुनोगे। तो ये चीज एक सहारा दे रखा है हमें, और चीजों का अगर हमें एक साथ समाज का नहीं हो तो हम और चीजों को पढ़ेंगे तो साथ में वो चीजें ऑप्शन जो आएगा उसको हम अलग कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ इसमें पाएंगे। से जी इसमें सर। से कोई चार ऑप्शन उठा लेना सर आप। क्वेश्चन जी, है कि जनसंख्या वितरण किस भूगोल का शामिल है, किस में शामिल है? अब जनसंख्या जनसंख्या वितरण की वितरण। बात, हाँ, हम्म। अच्छा इनमें से चार ये सारे ऑप्शन होंगे। ना कोई बताओ मेरे को भी किस में शामिल है, आप बताओ। क्वेश्चन है मेरा कि जनसंख्या वितरण किस में शामिल आएगा। जनसंख्या जनसंख्या, भूगोल में। वैसे जनसंख्या भूगोल में आना चाहिए। वो इसमें सामाजिक भूगोल के किस उपक्षेत्र में है? जनसंख्या, सर ये तो खुद में ही है ना एक। देख ये अलग मानव सब्जेक्ट आ गया भूगोल। ना। ये तो खुद ही नहीं, विषय लिंग क्या क्षेत्र कह है। रहा है, लिंग भूगोल क्या कहता है? लिंग भूगोल सिर्फ दो चीज में काउंट करता है, एक तो महिला और पुरुष के बारे में लिंक करता है। उसके बाद में इसके सब पॉइंट बन जाते हैं। उसके बाद में जन्म घनत्व है, इसके अलावा में बाल लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, जनसंख्या है, वितरण है, घनत्व है। और ये सारा का सारा जो है ना जनसंख्या वाला जो चैप्टर है वो लिंग भूगोल के अंतर ही आता है सारा का सारा। आगे कह रहा है ना समाज शास्त्र, लिंग भूगोल को देखो आगे, समाज शास्त्र समाज की जितनी भी गतिविधियां होती है, परिवार है, परिवार नियोजन है, सारा का सारा सिस्टम समाज शास्त्र। उसके बाद में क्या कह रहा है कि सर, मानव विज्ञान, उसके बाद में सर मेरे महिला अध्ययन। सर हाँ जी, हाँ मेरा जी, एक बोलिए क्वेश्चन जो बोलिए। आप बता रहे हो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर। मेरे हिसाब से लिंग भूगोल का है वो। अच्छा, आप वो उप क्षेत्र की बात कर रहे हो, जबकि उससे पहले तो मुख्य हाँ क्षेत्र पढ़ेंगे ना सर हम। मुख्य क्षेत्र में तो जनसंख्या भूगोल आएगा, अगर हम मुख्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं और ऑप्शन हमारे सामने मुख्य क्षेत्र दे रखे हैं हाँ, तो वैसे वो हाँ तो वैसे तो वो तो नहीं समाज नहीं, का हाँ उप सही है क्षेत्र सही है सर। और उप क्षेत्र में जिसकी बात कर रहे सही हो है ना सही सर है। लिंग भूगोल, उसमें तो हम हाँ ये देखते हैं जनसंख्या कि भाई कहीं ना सही है कहीं सही है। महिलाओं का अध्ययन भी करते हैं, तो वो एक आधार हो जाता है भाई लिंग के आधार पर किसी चीज का अध्ययन करते हैं। हाँ नहीं जबकि नहीं, जनसंख्या को आप जनसंख्या में ही करोगे सर, क्योंकि वो सही उप है सही क्षेत्र है की बात कर रहे हो आप। जी सर। जननांकिकी में आ जाता है। सही है बात, वो हाँ मेरे से थोड़ा गलत हो गया। जी सर। जनसंख्या भूगोल अलग से दे रखा है, मैंने सोचा इस लिंग भूगोल में नहीं काउंट नहीं करेगा है, इसको। और सर नहीं ये चीजें भी हैं, और जो उप क्षेत्र के भी वो जो क्षेत्र है ना वो सर वो बांट रखे हैं कि ये किससे सहयोग किससे लेते हैं, ना कि वो उसका हम्म। मुख्य क्षेत्र तो हमारे सामने ये दे रखा है, सामाजिक है, नगरीय है, राजनीति है, जनसंख्या है, आवास है और आर्थिक है। मैं इसीलिए इसको उल्टा पढ़ाया मैंने, ताकि आपको ये चीज होगी ना तो आपको सामाजिक जो चीजें एक्स्ट्रा बच जाती है समाज में आ जाती है चीजें लगभग, तो इसलिए आप एक दूसरे रिलेट कर आप सकते हैं उन आपने चीजों को। इसमें आप ये दो चीजें देखो, आप इसमें एक तो नगरीय भूगोल को देखो और एक आवास भूगोल को देखो। जी नगरीय सर। भूगोल का सामाजिक है क्षेत्र है वो कि नगरीय अध्ययन और नियोजन। हम्म, और आवास भूगोल क्या कहता है, नगर और ग्रामीण का नियोजन। इनमें क्या हम्म। अंतर है? इसमें सर ये है कि ये तो स्पेशल जो बात कर आवास वाला सिर्फ नगर और उसका नियोजन की बात कर रहा है मुख्य रूप से, जबकि वो और तरीके से भी जो नगरीय भूगोल है उसमें और तरीके से भी अध्ययन किया जा सकता है। एक तो ये मास्टर अपने नियोजन प्लानिंग मास्टर होता है प्लान। जो मास्टर प्लान पढ़, हाँ ये तो प्लान, लेकिन हम्म। उसके अलावा वो नियोजन के साथ साथ अध्ययन भी किया जाता है उसका, और भी चीजें होती है बहुत सारी चीजें, तो इसलिए माइनर अंतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही आएगा। नहीं मुझे ऐसा लगता है अब हाँ, तक नहीं जितने नहीं, क्वेश्चन एक सा अगर, नहीं है। हाँ देखो एक आवास भूगोल होता है ना, आवास रेखीय अवकाश नहीं, आवास रेखीय आवास है, ये स्टार आवास है, या एच प्रकार का आवास है। जैसे नदी के समांतर होता है तो वो रेखीय होता है, रेल की पटरियों के समांतर होता है। इसके अलावा कहीं त्रिवेणी संगम बनता है तो वहां त्रिभुजाकार होता है, कहीं पर स्टार होता है तो वो आवास का क्षेत्र होता है।
धर्मेंद्र सर, आपने कीवी में आपने पढ़ा होगा इस चीज को, आवास का क्षेत्र किस प्रकार से, आवास को इसमें पढ़ा है क्या कभी आपने? ये थोड़ा देखा होगा आपने भी, ग्रामीण बस्तियों का आवास किस प्रकार से निर्धारित होता है? शहर से बाहर है तो वो रेखीय है या फिर स्टार है, फिर इसके अलावा एच आकृति का है या फिर वर्गाकार है कि वृत्ताकार है, किस प्रकार से? हाँ पढ़ते हैं सर, तो आवास वो तो है भूगोल में। आवास का, और ये है नगरीय प्लान है, जैसे गांव का प्लान है, शहरों का प्लान है, मास्टर प्लान है, इसके अलावा जो भी है तो वो थोड़ा नियोजन है उसका। तो इसमें थोड़े मामूली सा की अंतर है, फिर भी इसमें थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि विस्तार पूर्वक तो अपने नोट्स में ही लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं लिखा गया, एक ही शब्द को बार बार यूज कर लिया इसने। हाँ जी अब सर, यहीं से सर क्वेश्चन एक करें। बार ऑप्शन, और हाँ ऑप्शन कर लेते हैं, वो कर क्वेश्चन कर लेते हैं जी। बताइए। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? जो हमने इतना पढ़ा है भूगोल के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में एक कौन सी ऐसी लाइन है जो उसका वर्णन नहीं करता है? क्या भूगोल जो है समाकलनात्मक या अनुशासनात्मक होता है? हमने पढ़ा है समाकलनात्मक होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, अभी हमने पढ़ा है संभववाद, और वो पढ़ रहे थे हम निश्चयवाद और फिर नव निश्चयवाद, ये भी सही है। अच्छा, द्वैतता का आश्रित है, बिल्कुल है, क्योंकि हम द्वैतता की बात कर रहे थे, जब वारेनियस की बात कर रहे थे हम भाई, एक क्रमबद्ध रूप से हो गया और एक नॉर्मल व्यस्तादिश रूप से हम देखते हैं नॉर्मली, तो उस तरीके से तो वो हो गए, तो ये भी है। तीसरा चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में ये प्रासंगिक नहीं है, जबकि है भाई आधुनिक भूगोल में हम देख रहे हैं कि भाई हमने ये चीज देखी है कि प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी के विकास पर पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है इस चीज पे, जब हम संभववाद को पढ़ रहे थे, तो इसमें जो नहीं पूछा, वर्णन नहीं करता, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से ये राइट हो जाएगा कि भाई ये गलत है, इसको बाहर निकाल दे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? किसकी बात कर रहा है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। यात्रियों का विवरण, वो हमें भूगोल के बारे में कहीं ना कहीं जो हमने देखा है वो सूचना देता है। प्राचीन मानचित्र वो भी देते हैं। चंद्रमा से चट्टान के जो नमूने हैं, ये भौगोलिक सूचना मतलब मुख्य रूप से स्रोत नहीं है। और प्राचीन महाकाव्य, ये भी शायद इसके बारे में, मुझे लगता है कि इसमें सी आना चाहिए आंसर, और आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हो क्योंकि ये चीज व्यवहारिक है। सही होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक लोगों और पर्यावरण के बीच, दोनों के बीच अंतर संबंधित, और हमने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। मानव बुद्धिमत्ता है, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय विचारधारा। ये कह रहा है कि एक लोगों, कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, तो प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी होना चाहिए। हाँ प्रौद्योगिकी। हाँ, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, जो इसके बारे में बहुत अच्छे विस्तार से किया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अब आ गया वो जो हम सार नहीं बता रहे थे ना, वो कि मिलान वाला क्वेश्चन आ रहा है पिछली बार। क्षेत्रीय विभिन्नता हमने पढ़ा 1930 वाला, हमने पढ़ा मात्रात्मक क्रांति, ये स्पेशल, मतलब हमारा क्या है, दे नहीं रखा था स्पेशल, लेकिन कैसे मैं बताऊंगा कैसे। उपागम की बात कर रहा है जो है ना, उपागम। और स्थानीय संगठन दे रखा था जो 1950 वाला। अन्वेषण खोज शुरू शुरू का हमने पढ़ा था, सर्वप्रथम जो उपागम था वो था। जबकि मात्रात्मक क्रांति ये स्पेशल इस नाम से नहीं था, तो हम इसको हटा देंगे इसमें से डी को। उसमें हमने क्या ये पढ़ा था, लास्ट, हमने मान, जी, हमने लास्ट पढ़ा था वाला क्या, अच्छा क्वेश्चन है। जी सर, हमने पढ़ा था उसमें जो 1970 वाला पढ़ा था भाई, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी, वो पढ़ा था। वो किसके उसमें आया, पर ये आया था, ये मात्रात्मक क्रांति के जो असंतुष्टि की वजह से तो आया था, लेकिन इसका हमारा कोई उपागम नहीं दे रखा था, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे टी वाले को। तो ये आप अगर वो आपको याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वाला। अभी से कोई संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई चीजें हो, वो अब आप उस चीज से संबंधित पूछ सकते हैं। क्वेश्चन निकाले क्या सर? हाँ निकालेंगे सर, बिल्कुल। कल वाला भी टॉपिक छोटा ही है फिर।
एक बार मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। पेज नंबर पता है कि किसमें चल, मैं देखता हूँ। एक सौ सत्तर है पेज नंबर, पीडीएफ का 170 नंबर पेज है। सर इस टॉपिक से मेरा एक क्वेश्चन और है, आंसर देना। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों का नाम बताइए। बताओ कौन कौन से। क्या सर? मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों का नाम बताओ। अरे एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, आगे आप ही बता दो इसी संतुलन, कुछ ज्यादा से टॉपिक में ज्यादा। है। संतुलन के घटक है, वो तो नहीं है ना, संभववाद है, इसके अलावा निश्चयवाद है, नवनिश्चयवाद है, वो तो नहीं है। इसमें से एग्जाम में आता है कई बार, और ऑप्शन में ऐसा आ जाता है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक में शामिल नहीं है, और 3 ऑप्शन दे देता है, एक अलग से दे देता है। चलो ऑप्शन दे दो फिर और आप, इसमें जब इतना ही है तो हम वही है अलग सर, कर देंगे। समाकल्पनात्मक, आनुभविक, व्यवहारिक और हाँ अंतराप्रस्थ। इनमें से हाँ, जो बताओ। फर्स्ट में दे रखा था वो लाइन, जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना सर, हाँ जो आप बात कर हाँ रहे थे, हाँ समाकलनात्मक है, अनुभाविक है, व्यवहारिक है, ये 3 हम पढ़ चुके हैं इस चीज हाँ। को। ये तीनों कहाँ चीजें पर हैं, था इसके ये? अलावा सर मुझे एनसीईआरटी हम शुरुआत कर रहे थे जहाँ से, जब मैं बोल रहा था कि इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, सही है, मिल गया पहला जहाँ पर कुछ मैंने चीजें सर पढ़ा ऐसा था भी होता है इसमें। कई बार कि जैसे मान लो क्वेश्चन ऑप्शन से कुछ ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है कई बार। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना सर, अगर आप हाँ जैसे आप ऑप्शन बोले तो मैं तभी समझ गया था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन वो कई बार क्या माइंड में क्लिक भी नहीं करता, ऐसा भी होता है कि जैसे आपने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसके एक और क्वेश्चन क्वेश्चन निकाले है। थे। जी सर। एक लाइन आई थी बीच में कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? दोबारा से बोलो एक बार सर। मतलब इसी पाठ में बीच में एक लाइन आई थी, ये ग्रिफिथ परिभाषा टेलर ने, किसकी? ग्रिफिथ टेलर ने, ना, उसकी तो नहीं कह रहे हो आप? नहीं सर। प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय ये प्राप्त कर एग्जैक्ट रहा है, तो परिभाषा है, विजय प्राप्त किसने हो दी? तो हाँ, प्रकृति पर विजय कौन प्राप्त कर रहा है? संभववाद कर रहा है, विडाल डी लाप्लास है फिर। नहीं सर, ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने, ये भी एग्जाम में आया हुआ है किसी इसमें है क्या लाइन वो? ने, नहीं इसमें इसमें नहीं। है। हाँ इसमें है लाइन ये, लेकिन आंसर वो हाँ फ्रांसिस इसमें, बेकन हाँ ये वाला नहीं, नहीं दिया। हाँ हाँ ये नहीं दे। हम्म। लेकिन इसी संबंधित एक मुझे याद आ लेकिन रहा है, कल मैं नोमोथेटिक है बताता ना, हूँ। इसका भी पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। नहीं ये तो सर अभी पिछली बार नेट में भी आया था नॉमेथेटिक वाला, तो उसमें नियम सिद्धांत से संबंधित हाँ पूछ लिया था। जी सर। वो हाँ हाँ वो हाँ कौन था? फ्रांसिस बेकन था क्या? हाँ। ठीक है सर, करो कंटिन्यू। हम्म। जी सर, आप पीडीएफ निकाल लीजिए सर आप, जो हम बता रहे थे कितने पे सर, 170 पेज नंबर पे है। हाँ उस पे आने के बाद में तो हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ेंगे। ज्यादा ये नहीं है कहते सर, हैं, 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भूगोल सामाजिक, मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधित संश्लेषित अध्ययन है। और ये पहली बात हमें ये पूछना है कि किसकी परिभाषा है, ये रेड जेल की परिभाषा है, रेड जेल जो की मानव है। समाज और धरातल की बात करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये सैम्पेल की बात कर रहे थे हम, एलन चर्चिल सैम्पेल, उसकी परिभाषा, बिल्कुल सही बात है। तो ये सेकंड भी सही हो गया। इसका मतलब थर्ड देखते हैं, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उन पर, पृथ्वी पर मतलब जीवों के मध्य जो संश्लिष्ट अध्ययन था, जो हम बिलास की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो तीनों हैं जो बिल्कुल राइट है। परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन पहला बना है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड। ये कहता है कि भौतिक तो भूगोल मानव जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।
यानी कि जो भौतिक और मानव की बात, जो अंतर, जो संबंध की बात की हमने, क्या वो बात ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। हमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है इसको कि भाई भौतिक, भूगोल और मानव जगत के बीच जो संबंध है वो मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक विवरण है और उनके घटित होने के जो कारण है एवं विश्व के विभिन्न जो भोगों, विभिन्न जो भागों की सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता एक दूसरे का अध्ययन करती है। बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा कहता है कि कोई भी घटना अथवा परिघटना बौद्धिक काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है। बिल्कुल परिवर्तन होता है, तो मैंने कहा कोई ना कोई घटना, ये चीज है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बता रहा है कि क्या मतलब जो कोई घटना हो रही है, ठीक है, कैसे कोई परिघटना हो सकती है, जैसे कोई एक समय के अनुसार हम देखते हैं, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। भाई कुछ घटना ऐसी हैं जो हमने कोशिश भी की है, जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में आज तक हम जान ही नहीं पाए कि ये चीजें कैसे हुई उस तरीके से। तो ये यही कह रहा है कि ये चीज सही है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, इसे पूछ क्या रहा है, इसमें लास्ट पूछते हैं कि भाई सही नहीं है, ये पूछ रहा है क्या? एक बार इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ अब इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाएगा भाई, क्योंकि मैं चार ऑप्शन के हिसाब से इसको समझ रहा था, लेकिन इसमें ये पूछा है, उन्होंने आगे भी दे रखा है नेक्स्ट पेज पे। इसको दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो सही नहीं है, सही कौन सा है इसका मतलब? एक सही है फिर इसमें से, ठीक है, और गलत क्यों है फिर? इसका मतलब एनसीईआरटी की जो लाइन है वो याद नहीं है ये वाली मुझे भाई, बिल्कुल, क्योंकि गलत कर चुका हूँ इसको मैं। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको, है ना? ठीक है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से मतलब एक गलत है, मतलब एक सही है बाकी गलत है, उनको निकालना है। तो गलत कौन कौन सा, सही कौन सा? इसमें अब तो मैंने आंसर ही देख लिया, अब तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। फिर मैं इस लाइन को, जो थर्ड इन्होंने सही बताई है, थर्ड नंबर सही बताया ना इन्होंने? हाँ, थर्ड एक सही बताया, बाकी सब गलत बताया इन्होंने। अच्छा, थर्ड को पढ़ लेते हैं पहले हम। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना ही इन्होंने मानव को पोषित किया है। तो जो इसे समझिए लाइन थी जरूर, और इसके बाद अलावा जो लाइन है ये क्यों गलत है इसका देख रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में दोनों का अध्ययन करते हैं, किस किस का? भाई भौतिक भूगोल का भी और मानव भूगोल का भी। तो इसका मतलब ये तो गलत है, फोर्थ वाली। अब आते हैं हम सेकंड लाइन पर। सेकंड लाइन क्या कहता है, कोई भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् काल के समय में परिवर्तित हुई है, अच्छा परिवर्तन हो गया, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। जब मैं उस टाइम पढ़ा था, माइंड में कुछ अलग चल रहा था, तो वो चीज ये गलत है, अध्ययन किया जा सकता है। और फर्स्ट वाली जो लाइन है इसका मतलब सेकंड गलत हो गया है। और जो फर्स्ट वाली क्यों गलत है, भौतिक भूगोल मानव जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उसके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। किसकी बात कर रहा है? भौतिक भूगोल मानव जगत के बीच जो संबंध, क्या किसकी? ये कह रहा है सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का, जबकि इसमें भौतिक का भी किया जाता है। मैंने आपको कहा ना कि भौतिक के साथ साथ जब मानव को दोनों को किया जाएगा, जब इसमें एक ही चीज की बता रहा है, तो इसलिए इसको गलत माना जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ गलत है इसमें से, और थर्ड ही राइट है आंसर है हमारा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। अब ये चीज समझ गए ना ऑप्शन? अब मैंने आपको दोबारा समझाया कि पहले में इस ऑप्शन में सिर्फ इन्होंने किसकी बात करी है, सिर्फ उसकी बात करी है जो मतलब मानव से संबंधित चीजें हैं। जबकि मैंने आपसे कहा कि जब मानव और भौतिक भूगोल को हम पढ़ते हैं साथ मिलकर, तो भौतिक भूगोल का भी उल्लेख जरूरी है, इसलिए गलत होगी पहली लाइन। ठीक है ना, और चीजें मैंने अच्छे समझा दी। ठीक है, आप अच्छे से थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी को कोई समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन के बाद में दोबारा से आप एक एक लाइन को पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? किस किस की बात कर रहा है बीच में? मानव, और अभी हम वो ऑप्शन पढ़ पाए अभी जस्ट पहले, उसमें ऑब्जेक्टिव में दे रखा था वहां पे, जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम, तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से, आजकल बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो हम पढ़ रहे थे पेड़ पौधों के बारे में, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, अब यह इसमें फोर्थ ऑप्शन मतलब फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। निम्नलिखित पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, और नीचे उसमें दे रखा है कि सत्य बताना है। सत्य कौन कौन सा है इसमें? पहला कह रहा है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। उस टाइम ये लाइन थी जब जितनी टेक्नोलॉजी है किसी समाज की, तो उससे पता चलता है कि वो कि उसका विकास कितना हो चुका है,
इसका मतलब ये तो राइट है, ये वाली फर्स्ट वाली जो लाइन है। ठीक है, सेकंड वाली पढ़ते हैं। मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण तथा मानवीय जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। इसमें दोनों चीजों का अंतर संबंध दिखा दिया गया है। उस परिभाषा को हम देखते हैं, जैसे मानव और भौतिक पर्यावरण की बात कर रहा है, फिर कह रहा है मानव जनित जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करना और परस्पर जो अन्योन्य क्रिया होती है वो सही है, बिल्कुल सही है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो उन चीजों दोनों ये चीजें राइट है। ये लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठ रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चीजें ज्यादा समझ नहीं आ रही है, लेकिन चीजें एनसीईआरटी से जो हूबहू दो लाइन के बारे में पूछा, सही है गलत है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहता है कि सही नहीं है, गलत पूछा है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी विकास के करने के लिए आवश्यक नहीं है। अब हमने पढ़ा था प्रकृति का ज्ञान पहले आवश्यक है प्रौद्योगिकी विकास के लिए, जबकि ये कह रहा है कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि गलत है। ठीक है, पहले वाला गलत है। भाई हमने ये कहा था कि अगर हम वायुयान को उड़ा रहे हैं तो उससे पहले हमने उड़ाने से पहले हमने उस पर उसको समझा कि भाई ऊपर हवाएं किस तरीके से चलेंगी, वायुमंडल किस तरीके का है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहली लाइन गलत है। सेकंड कह रहा है कि अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। क्या कह रहा है, कोई चीज की अभाव की अवस्था आ गई और स्वतंत्रता की अवस्था आ गई, इसका मतलब आप स्वतंत्र हो गए, आप संभववाद की बात करोगे चाहे ना कि निश्चयवाद की, तो इसमें गलत दे दिया। निश्चयवाद नहीं होगा, संभववाद होगा, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए इसमें, और गलत ही पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम आ गए 6 पर। ये कह रहा है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना दी है। भाई नवनिश्चयवादी दिए, जिसको रुको और जाओ कहते हैं, तो डायरेक्ट इसका आप डायरेक्ट सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से होता है। बिल्कुल होता है। हमने ये चीज पढ़ी कि भाई जो मानव भूगोल है, और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने इसके कुछ क्षेत्र भी पढ़े थे, जैसे सामाजिक भी पढ़ा था हमने। ठीक है, और यही कह रहा है कि मानव भूगोल की जो मानववादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से होता है कि नहीं होता, होता है, हमने पढ़ा भी अच्छे से। रेडिकलिज्म मतलब रेडिकल के बारे में पूछ रहा है, इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानताओं की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का प्रयोग किया गया। बिल्कुल किया गया है, समर्थन करता है, ये क्वेश्चन भी आता है। रेडिकलिज्म मार्क्सवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, विरोधी है, तो समर्थन करता है। कैसे करता है कि मार्क्सवादी ये कहता है कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। भाई जो अमीर हो चुके, जिनके पास पूंजीवादी लोग हैं, उसका समर्थन नहीं करता पूंजीवादियों का। ये कहता है कि मतलब सब में वो संसाधन बंटने चाहिए, तो उस तरीके से जो निर्धन है, जिनके पास वो संसाधन की पहुंच ही नहीं है, तो उस तक मतलब वो चीजें होनी चाहिए, तो उसकी व्याख्या कौन करता है, रेडिकलिज्म करता है। तो ठीक है, दोनों चीज राइट है हमारी। तो ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 7 हो गए। ठीक है, अब कोई का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कोई भी। पूछ लो कोई। मतलब तो सारे परिपूर्ण हो गए आज के ज्ञान चलो आज सारे। मैं इसमें दे नहीं ये रखा, लेकिन हमने जो पर्यावरण टॉपिक। निश्चयवाद शब्द है ना, हाँ सर, किसने दिया था ये? ये दिया था रेड जेल। नहीं सर, पर्यावरण निश्चयवाद तो सैंपल ने कहा था। सैम्पुल ने, अगर आप परिभाषा के हिसाब से देखो ना वो चीज अलग है, लेकिन जबकि पर्यावरण हाँ, निश्चयवाद का ये जनक भी शब्द रेड का, जेल पे मानते हैं। हाँ मेरी बात। नहीं सर तो शब्द पर्यावरण जो की देखो, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो नियतिवाद का जनक है ना, वो रेड जेल है, हम्म, और पर्यावरण निश्चयवाद है वो सैंपल का है, और वातावरण निश्चयवाद शब्द दिया था रीटर ने, हम्म, और ऐसे ही जलवायु नियतिवाद दिया था हंटिंगटन ने, हाँ और एक है वैज्ञानिक नियतिवाद, ये दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, टेलर ने, हाँ और एक है नव निश्चयवाद जिसे रुको और जाओ की हाँ। बोलते हैं ना, हाँ, वो भी ग्रिफिथ टेलर ने दिया अच्छा, था। तो और आपको कहना एक है मतलब ये कि जो, हाँ जी, ये पर्यावरण जो निश्चयवाद शब्द की बात करें वो इसका है, हाँ हाँ मतलब सैंपल का है ना। हाँ सर, इनके बारे में पूछ लेता है क्या? जैसे सामाजिक सांस्कृतिक नियतिवाद किसने दिया? एक कार्ल सावर ने दिया था। हाँ और एक ठीक है है। आधुनिक नियतिवाद शब्द किसने दिया? ये ग्रिफिथ टेलर। हाँ, जैसे एक तो आपने वैज्ञानिक वाला हम देख चल पढ़ रखा है वो, एक आप आधुनिक की बात कर रहे हो, वो आप ग्रिफिथ टेलर की बात कर रहे हो।
सामाजिक आपने करी सावर की, वो जलवायु आकार चलन जो निश्चयवाद, उसका पता ही जलवायु समझ भाई नहीं जुड़ा हुआ है। जो पर्यावरण निश्चयवाद वैसे तो रेड चलिप जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ शब्द की अगर आप बात करें तो हो सकता है ये चीज आप कह रहे हो तो होगा, मैंने याद नहीं मुझे इसका एग्जैक्ट। ग्रिफ्थ ठीक है। टेलर कहाँ का है, ये जर्मनी का ही है क्या? हाँ कौन टेलर? हाँ। ग्रिफिथ टेलर तो वहां का नहीं है, ये शायद अमेरिका का है। अच्छा। मैं सर उसकी पूछ रहा एलन था ये। हाँ एलन सैंपल भी तो अमेरिका की है, और हाँ इसके वो अलावा अमेरिका, विडाल डी लावलास फ्रांस का है। ये फ्रांस। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था सर, सर ये मैंने एक, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अच्छा, ग्रिफिथ ऑस्ट्रेलिया का है टेलर क्या ग्रिफ्थ ऑस्ट्रेलिया टेलर? का, अच्छा हाँ सुनो सर, ऑस्ट्रेलिया मैं वो क्यों कह रहा था, जो अपने मानव भूगोल सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें एक शब्द आता है, मैंने अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज देखी, अगर आप सबको किसी को पता हो, अंतर क्रिया का सिद्धांत और एक अंतः क्रिया का सिद्धांत, ये अलग अलग है या एक ही है और किसके? अंतः तो होता है उसके अंदर ही। मैं तो अंतःकरण से अपने बिल्कुल परमात्मा को मानता हूँ। एक होता है अंतर करना, उसमें डिफरेंस करना, ये अलग है और ये अलग है। नहीं मैं वो सर ये अंतर पूछ रहा हूँ क्रिया। कि सिद्धांत दिए तीन, जो सिद्धांत है अपने मानव भूगोल सिद्धांत चलते हैं, एक तो दो तो ब्रून्स ने दिए और एक दिए अपने इनसे बिलास ने, तो अंतर क्रिया का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत ये अलग अलग हैं इन तीनों में से ही, या फिर एक ही एक शब्द ही के है लिए सर, हाँ एक ही है, ये सब। एक ही है हाँ किसने दिया है ये? सर। अपन संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो देखो उनका शॉर्ट ही तो नहीं है, हाँ बट समझ ये तो समझ, पता है दोनों हाँ समझ। एक ही है, पर शायद ये ऐसे ही होता है, विसर्ग ऊपर चला जाता है, रह में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कुछ करके। एक ही होती है सर, दो चीजों के बीच में अंतर क्रिया, बीच में क्रिया, अंतर क्रिया, एक अब ही है। वो जी जो फर्क है, अंतर और अंतरा वो दो अलग वर्ड है, अंतर अंतरा। पर हाँ सर, ये अब एक ही है, ब्लास्ट ने दिया था, एक ही है सर ये। हाँ, हाँ। लेकिन अब बताओ मैं क्यों पूछा मैंने, जब आप यूथ वाली बुक निकालोगे ना, यूथ वाली बुक है सर जो हाँ, उसमें लगभग पेज नंबर 224 के समथिंग, मैंने एक 51 नंबर का क्वेश्चन है, एक 43 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अंत्य क्रिया का सिद्धांत ब्रूस को माना गया है, क्रियाशीलता वाला नहीं सर, सिद्धांत। गलत है हाँ सर, मैं उसमें इसलिए, हाँ बहुत इसलिए, गलतियां हैं। हाँ हाँ, इसलिए गलत मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजों पे आपको इतना थोड़ा सा रखना है, कुछ चीजों में जब हम हिंदी को पढ़ते हैं अंत्य क्रिया, उसको जो विसर्ग को हटाते हैं उर्रे का शब्द यूज हो जाता है, जो हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन थ्योरी, मतलब है ना, वो एक दूसरे से अंतर क्रिया हो जाती है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो होती है शब्द शब्द की जो बात होती है, कई बार हम कुछ चीजें अलग भी देख लेते हैं, यूथ वगैरह को भी मैंने देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है कि वो सिद्धांत सम्मिलित थी, मैंने कई बार पूछता हूँ सबसे। है। कल पढ़ेंगे लेसन 2। आज वाले लेसन में अगर कोई छोटी बड़ी बात है, वो अगर बुक में कोई समझ में नहीं आई हो, व्यवहारवाद क्या है, उसके बाद में ये जो क्या नाम है, प्रकृतिवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, बीच की विचारधारा है। इसमें एक और नहीं दे रखा ना सर का, या बड़े बड़े रूप में दे रखा है, अभी निश्चयवाद कब आया, नवनिश्चयवाद कब आया, और इसके अलावा संभववाद कब आया। तो पहले तो यही था ना, प्रकृति को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया था, तो प्रकृति के अधीन ही रहता था, तो वो तो निश्चयवाद था। फिर उसके बाद में आया संभववाद, इन दोनों के कंट्रोवर्सी के कारण उसके बाद में आया था नवनिश्चयवाद। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है शब्दों का, कौन सा शब्द कब हुआ है। बाकी वो एक सारणी थी, वो धर्मेंद्र सर ने भी उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे, वो अच्छी सारणी है। उस सारणी को आप एक दो बार और पढ़ोगे, जैसे मैंने उन शब्दों का अलग अलग से व्याख्या की, तो आप अपने स्तर पर क्या है कि उन शब्दों का तोड़ तोड़ कर उसका जवाब देखोगे भी असल में वो चाहता क्या है। उसका तो मुख्य लक्षण है, पूछ रहा है, बता रहा है, या फिर उसका उपागम बता रहा है, क्योंकि उपागम उपागम ही होता है, उपागम में कोई चेंजिंग नहीं होती। न तो हम उपागम को बढ़ा सकते हैं न घटा सकते, जितने दिए हैं उतने जरूरी है। बाकी आपको इसको थोड़ा सा शब्दों में यह याद रखना है कि 1950 के दशक के अंत से लेकर और 1960 के दशक के अंत तक, तो ये अंत तक शब्द है, प्रारंभिक शब्द है, कब से कब तक का है। कोई सीधा सा शब्द पूछ ले, जैसे सर ने पूछा था कि वो स्थानिक संगठन में उस कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था, तो 1950 1960 दिए थे, मैंने तो 1950 बताया था, हालांकि वो 1960 का दशक है। तो ये कुछ फिक्स बातें हैं, फिक्स क्वेश्चन है इसके।
बाकी मानवतावादी, मूलवादी और व्यवहारवादी रिडिकुलरिज्म ने भी ये विचारधाराओं का उदय कब हुआ था? तो उदय 1970 के दशक में हुआ था। और बाकी भी मात्रात्मक क्रांति के भी 4 स्तर बताए थे सर। वो 4 स्तर कब कहाँ से शुरू होते हैं? 1958 से शुरू होते हैं क्या, या 48 से शुरू होते हैं? तो 50 से 58 है पहला वाला तो। 50 से 58, 58 से 68, हाँ 68 से 78। हाँ, उसमें ये भी पूछ लेता है कई बार कि जैसे उसमें क्या हुआ था कि जैसे 50 से 58 था ना, उसमें माध्य माध्यिका इनका मतलब ये सांख्यिकी विधियों के का तो है ही है हम्म कि मतलब सांख्यिकी तकनीकी है ना, उनका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। मॉडर्न हम्म निर्माण बनने लगे, मॉडर्न निर्माण होने लगे थे। तो जो 1950 और 58 वाला है उसमें माध्य और माध्यमिका वाला आया था। फिर जो मेन मॉडल दिया उन्नीस सौ हमारा। अट्ठावन से 68 है, हाँ वो सह संबंध का आया था। अपघर्षण वो अपकिरण की माप वगैरह पढ़ते हैं ना अपन सांख्यिकी कोरिलेशन। में। हाँ वो फिर 1968 से 78 में मॉडल निर्माण, और जैसे कोई भी जटिल विधि है जैसे अपन उसकी पढ़ते हैं जेके की कोटि आकार नियम, वो चीजें। हम्म हाँ, और फिर 1979 के बाद में तो सबको पता ही है कि सुदूर संवेदन वगैरह, ये जो वायु पे